Hello everyone, welcome back to another video. This is the rapid revision class for the CRPC subject for the Rajasthan Judicial Services. And without wasting a further second, let us start from our section. हमने पहले कर चुके हैं हम सारे सेक्शन 1 से लेकर हम सेक्शन 183 तक हम कर चुके हैं कल वाली वीडियो तक। आज हम 184 से कंटिन्यू करेंगे आगे तक जितने हमसे हो सकते हैं। और अब प्री पास आने वाला है, PTE एग्जामिनेशन राजस्थान का पास आने वाला है, इसलिए तो मैं अब जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उतने ही करवाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड। सेक्शन 184, प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। अब उन ट्रायल की कौन सी जगह होगी जिनमें अपराधों को एक साथ ट्राई करते हैं, मतलब बहुत सारे अपराध हुए थे अलग अलग जगह पे, तो उनको एक साथ ट्राई करना है। मान कर चलिए एक अपराध हरियाणा में हुआ, एक अपराध उसी ट्रांजैक्शन में दिल्ली में हुआ, फिर एक अपराध अमृतसर में हुआ, तो अब सारे ऑफेंसेस एक प्लेस पे कैसे ट्राई होंगे, तो वही बता रही है 184। वेयर, जहाँ ए द ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी पर्सन आर सच दैट ही मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर ईच सच ऑफेंस बाय वर्चू ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 219, 220, 221। तो कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई ऐसे अपराध किए हैं, फिर उसको कौन से धारा में चार्ज किया जाएगा, मतलब उस पर 4 चोरी वाले लगेंगे, लेकिन उसने एक साल में बहुत सारी चोरियाँ की हैं, तो वे 219, 220 और 221। एक साल में बहुत सारे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किए हैं, तो वो भी 219 में, जितने भी उसने एक साल के पीरियड में विद इन 1 ईयर किए हैं, तो उन सारे चार्जेस को क्लब कर लिया जाता है, ठीक है, और उसको ट्राई करा जाता है। फिर बी द ऑफेंस और ऑफेंसेस कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स। एक अपराध किया है तो बहुत सारे व्यक्तियों ने, या बहुत सारे अपराध किए हैं बहुत सारे व्यक्तियों ने, आर सच डेट दे में बी चार्ज विद एंड ट्राइड टुगेदर बाय वर्चू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 223। और वो सारे अपराध ऐसे हैं, वो एक ट्रांजैक्शन में एक व्यक्ति ने किया है, बहुत सारे व्यक्तियों ने एक अपराध, एक कोई धारा IPC की है तो एक व्यक्ति ने कमिट किया है, या सारे व्यक्तियों ने उसे कमिट किया है, या बहुत सारे व्यक्तियों ने IPC की बहुत सारे और अपराध किए हैं, धाराएं की हैं, ठीक है। तो अब उसको कह रहा है कि उसको वैसे ही चार्ज करेंगे, उनको वैसे उनकी वैसे ट्रायल होगी जैसे सेक्शन 223 जो आगे आने वाला है उसमें होती है, ठीक है। उसमें जॉइंडर हो जाता है। अब ये सारे चार्ज के टॉपिक है चैप्टर 17 के, उसमें जॉइंडर ऑफ चार्जेस हो जाता है और फिर ट्रायल होती है, ठीक है। अब लेटर पार्ट पढ़ेंगे 184 का। द ऑफेंसेस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राइड एनी ऑफ द ऑफेंसेस। तो बोल रहा है जो अपराध जो ऊपर ए और क्लोज बी में जो व्यक्तियों ने किए हैं ना, अब कोई भी कोर्ट जो भी इंक्वायर करने के लिए, ट्राई करने के लिए वो है ना सक्षम है, तो वो ट्राई और इंक्वायरी और ट्रायल कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेक्शन 185, पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशंस डिवीजन। पावर टू ऑर्डर केसेस, शक्ति क्या ऑर्डर कर देंगे कि मुकदमे ये ट्राई होंगे विभिन्न सेशंस डिवीजन में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट क्या है, सेशंस डिवीजन है, और हर एक स्टेट क्या है, वो सेशन डिवीजन है, ठीक है। 185, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रीसीडिंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। भूल जाइए 184 में क्या लिखा हुआ, यह पढ़िए। द स्टेट गवर्नमेंट may डायरेक्टेड एनी केस और क्लास ऑफ केसेस कमिटेड फॉर ट्रायल इन एनी डिस्ट्रिक्ट मे बी ट्राइड इन एनी सेशंस डिवीजन। तो राज्य सरकार निर्देश दे देगी, क्या निर्देश दे देगी, डेट एनी केस और क्लास ऑफ केसेस की कोई विभिन्न प्रकार का केस, जैसे मान के चलिए चोरी के बहुत सारे केसेस हैं 379 के, तो सारे मुकदमे एक सेशन डिवीजन में दे दी जाएंगे, और क्लास ऑफ केसेस या एक मुकदमा दे दिया जाएगा एक सेशन डिवीजन में, या उसी क्लास के बहुत सारे मुकदमे, सारे चोरी के मुकदमे एक सेशन डिवीजन, मतलब डिस्ट्रिक्ट के एक सेशन डिवीजन, एक कोर्ट उसको ही देखेगा। तो यही कह रहा है, कमिटेड फॉर ट्रायल इन एनी डिस्ट्रिक्ट मे बी ट्राइड इन एनी सेशन डिवीजन। उन चोरी के मुकदमों की, या बहुत सारे एक चोरी का मुकदमा है, या बहुत सारे चोरी के मुकदमे चल रहे हैं अलग अलग विभिन्न व्यक्तियों पे, तो ये कह रही है जो एक कोर्ट में चल रहा था, तो राज्य सरकार की पावर है, निर्देश दे देगी कि अब वो दूसरी सेशन डिवीजन में ट्राई हो, ठीक है। जैसे गुड़गांव की कोर्ट में एक किसी व्यक्ति का एक चोरी का मुकदमा चल रहा था, ठीक है, तो अब हाई कोर्ट तो उसे ट्रांसफर विड्रॉ कर सकती है ऑर्डर के साथ, लेकिन राज्य सरकार यह बोल सकती है कि भाई नहीं, हरियाणा सरकार यह बोल सकती है कि नहीं, अब यह मुकदमे यहाँ ट्राई नहीं होंगे, अब यह मुकदमे कहीं फरीदाबाद में ट्राई होंगे, गुड़गांव वाले चोरी के मुकदमे, तो यह भी कर सकती है राज्य सरकार, ठीक है। 185 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट सच डायरेक्शन इज नॉट रिपग्नेंट टू एनी डायरेक्शन प्रीवियसली इशूड बाय द हाई कोर्ट। बताया गया है जो ये राज्य सरकार निर्देश निकालेगी कि भाई अब गुड़गांव में ट्राई नहीं होंगे चोरी के मुकदमे, अब सारे गुड़गांव के चोरी के मुकदमे फरीदाबाद में ट्राई होंगे, तो ये कह रही है कोई रेपग्नेंट 185 का प्रोवाइजो यही कह रहा है कि रेपग्नेंट होना नहीं चाहिए वो निर्देश, मतलब हाई कोर्ट ने कोई पहले ऑर्डर निकाला हुआ है और फिर राज्य सरकार कोई ऑर्डर निकालती है, तो राज्य सरकार का ऑर्डर हाई कोर्ट के कॉन्ट्ररी नहीं होगा, उसको मतलब कोई भेदभाव उसमें नहीं करेगा, और ना तो कॉन्ट्ररी नहीं होगा, मतलब अपोजिट हालात नहीं दिखाएगा उसको,
जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर कुछ बोल रहा है और राज्य सरकार ने उसके कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उसको उसको ओवरलैप करने के लिए एक ऑर्डर निकाल दिया, पर वो नहीं निकाल सकता, ऐसे रेपेंडेंट ऑर्डर नहीं निकाल सकता राज्य सरकार और द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऑर्डर निकाला हुआ है इसके लिए कि कौन कौन क्या क्या केसेस ट्राई करेंगे, या फिर उच्च न्यायालय ने निकाला हुआ है, तो कौन रेपेंडेंट नहीं हो सकता है राज्य सरकार का ऑर्डर, ठीक है। और अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, या कोई डायरेक्शन निर्देश इशू हुए पड़े हैं इस सीआरपीसी के तहत, या फिर कोई और अन्य लॉ है उसके तहत हुए पड़े हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं इसको पीछे कर लेता हूँ ट्राइपॉड को। थैंक यू। अब ये हुआ हमारा 185, हम सेक्शन 186 पढ़ेंगे। हाई कोर्ट टू डिसाइड, उच्च न्यायालय क्या तय करेंगे, क्या निर्णय लेंगे इन केस ऑफ डाउट, जहाँ डाउट आ जाता है, जहाँ शंका आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शेल टेक प्लेस, कौन से ज़िले में, कहाँ, कौन से ज़िले में और इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ पे टेक प्लेस करेंगी, ये कौन करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट निर्णय लेगा, ठीक है। अब बॉडी पढ़ते हैं 186 की। वेयर 2 और मोर कोर्ट्स हैव टेकन कोग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस, जहाँ 2 या उससे ज़्यादा अदालतों ने एक ही ऑफेंस का संज्ञान ले लिया है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड यूज़ कर दिया 2 या 2 से ज़्यादा जजेस ने एक ही केस पे, एक ही एफआईआर पे। एंड अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू विच ऑफ देम ought टू इंक्वायर इनटू अ ट्राई दैट ऑफेंस, और यह प्रश्न उठ जाता है कि अब इनमें से दो से ज़्यादा कोर्ट हैं, इन्होंने संज्ञान तो ले लिया है, पर अपराधी हर कोर्ट में थोड़ी जाएगा एक ही केस के लिए। अब क्वेश्चन यह उठता है कोर्ट के बीच में कि अब कौन सा कोर्ट इस अपराध को ट्राई करेगा और इंक्वायरी करेगा, तो द क्वेश्चन शैल बी डिसाइड बाय, तो अब इस प्रश्न को कौन डिसाइड करेगा, इफ द कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय दैट हाई कोर्ट, अगर कोर्ट सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो हाई कोर्ट करेगा। मतलब मान के चलिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि सेक्टर 10 गुड़गांव के थाने का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो कि एक सेक्टर 9 के थाने का मैजिस्ट्रेट है, ठीक है। तो 2 जजेस हो गए, तो 2 जजेस ने एक चोरी हुई सेक्टर 10 के एरिया में, ठीक है, सेक्टर 10 के एरिया में, तो चोरी का संज्ञान उस अपराध का संज्ञान सेक्टर 9 वाले मैजिस्ट्रेट ने भी ले लिया कोर्ट में और सेक्टर 10 वाले मैजिस्ट्रेट ने भी ले लिया। तो अब उनके बीच में क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई किसे वो करना चाहिए, इस प्रश्न को किसको डिसाइड करना चाहिए कि भाई कौन सेक्टर 9 इलाका मैजिस्ट्रेट चलाएगा इंक्वायरी ट्रायल या फिर सेक्टर 10 वाला इंक्वायरी ट्रायल चलाएगा। तो अब ये जो दोनों कोर्ट्स हैं ये किसके सबऑर्डिनेट है, ये हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट, तो हाई कोर्ट इस प्रश्न को डिसाइड करेगा, ठीक है। हाई कोर्ट के पास ये क्वेश्चन भेज दिया जाएगा और हाई कोर्ट अब ऑर्डर कह देगा भाई ये कौन ट्राई करेगा इस चोरी के अपराध में, ठीक है। वैसे तो हाई कोर्ट की नौबत नहीं आती है, मेन तौर पर तो सीजीएम ही कर देता, पर रूल्स में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट कर देता है, हाई कोर्ट को भेजना पड़ता है, लेकिन वैसे तो सीजीएम ही सभी मैजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन बनाए रखता है, वो उसी के तहत होता है जो होता है, ठीक है। अब भी इफ द कोर्ट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज अपेलेट क्रिमिनल जुरिडिक्शन द प्रोसीडिंग वर फर्स्ट कमेंस्ड। अब 186 का बी कह रहा है अगर भाई जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हैं वो एक हाई कोर्ट के नीचे नहीं है तो कौन सा हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, जिसने पहले जिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने पहले इंक्वायरी और ट्रायल कमेंस कर दी थी ना, अब उसका जो एपेलेट क्रिमिनल कोर्ट है मतलब हाई कोर्ट है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक अपराध हुआ, वो अभी उसमें पता नहीं लग पा रहा किसकी जुरिडिक्शन है, लेकिन वो अपराध हुआ है हरियाणा और इसमें गुड़गांव और रेवाड़ी के बॉर्डर के पास, ठीक है। तो भाई उस अपराध का गुड़गांव के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने भी कोग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया रेवाड़ी वाले ने, और गुड़गांव वाले ने भी कोग्निजेंस ले लिया और रेवाड़ी वाले ने भी कोग्निजेंस ले लिया उस चोरी के अपराध के बारे में, ठीक है, जो भी अपराध होगा XYZ। अब तो ये तो हाँ ये तो क्लोज ए में फॉल करेगा, डिफरेंट स्टेट बनानी पड़ेंगी। जैसे मान के चलिए एक हरियाणा में कोई अपराध हुआ, हरियाणा में अपराध नहीं हुआ, अभी अनिश्चित है कि अपराध हुआ कहाँ है, कोई हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर के आसपास अपराध हुआ है, तो हरियाणा के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने भी उसका संज्ञान ले लिया और उसी अपराध का राजस्थान के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने भी संज्ञान ले लिया। अब तो किसी ने पहले संज्ञान लिया, मान के चलिए राजस्थान के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था पहले, तो अब क्वेश्चन उठ जाता कि भाई कौन इंक्वायरी और ट्रायल करेगा, हरियाणा का कहता मैं करूँगा, राजस्थान का कहता मैं करूँगा। अब कानून में क्या लिखा हुआ, कानून में यह लिखा हुआ है कि जिस कोर्ट ने पहले संज्ञान लिया था उसका अब हाई कोर्ट जो उसका एपेलेट क्रिमिनल जुरिडिक्शन का कोर्ट है मतलब राजस्थान हाई कोर्ट अब डिसाइड करेगा, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर अब डिसाइड करेगा कि किसको यह मुकदमा अब ट्राई करना चाहिए, ठीक है। एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड, और अगर राजस्थान हाई कोर्ट ने हरियाणा वाले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बोल दिया
उन्होंने प्रश्न को डिसाइड कर दिया राजस्थान हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जोधपुर ने सॉरी कि भाई राजस्थान जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसको ट्राई नहीं करेगा, ये अपराध तो हरियाणा जुडिक्शन में हुआ है, तो हरियाणा का कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है लेटर पार्ट में 186 के ऑल देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग एंड देयर अपॉन ऑल अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। तो अब राजस्थान वाले में जो प्रक्रिया वो कर रहा था राजस्थान का जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वे अब डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, कोई वो उसे आगे नहीं बढ़ाएगा उसको, ठीक है। अब सेक्शन 187 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 188 हम पढ़ेंगे। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अब अपराध कमिट हुआ है कहाँ पे, इंडिया के बाहर, तो अपराधी इंडिया में आता है तो उसको 188 के तहत गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है। अब 188 पढ़ रहा हूँ मैं, बॉडी वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जहाँ एक अपराध घटित होता है कहाँ, इंडिया के बाहर। ए बाय सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो उस अपराध को कौन करेगा, या तो भारत का नागरिक करेगा। वेदर ऑन हाई सीज और एल्सवेयर, या तो भाई समुद्र के बीच में करता है, मतलब समुद्र के बोट वगैरह पे करता है, सबमरीन में करता है, कहीं भी करता है, समुद्र में करता है लेकिन, और एल्सवेयर, या तो कहीं और फॉरेन टेरिटरी में किसी जमीन पर करता है। तब भी बाय अ पर्सन, अब एक व्यक्ति है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, वो नॉन सिटीजन भी हो सकता है, ठीक है, वह नॉन सिटीजन है, मतलब नॉट बीइंग सच सिटीजन, पर वह इंडिया का सिटीजन नहीं है। ओन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, किस पे करता है वो फिरंगी, वो फॉरनर अपराध कमिट किसी शिप पर करता है, किसी समुद्री जहाज पर करता है, या फिर किसी एयरक्राफ्ट में करता है, एरोप्लेन में करता है, रजिस्टर्ड इन इंडिया, और वो समुद्री जहाज और वो एरोप्लेन कहाँ रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन आरटीओ कहाँ कटा हुआ है, इंडिया में कटा हुआ है। तो अब उसको क्या करेंगे, उस इंडिया के व्यक्ति को जिसने बाहर अपराध किया, और उस फिरंगी को जिसने इंडिया की एक शिप जो और एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड थी उस पर कोई अपराध किया, बी में बी डेल्ट विद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस एज इफ, मान लो उसको डेल्ट करेंगे उस अपराध के लिए उस संदर्भ में, एज इफ मान लो इट हैड बीन कमिटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, कि वो अपराध कहीं बाहर नहीं हुआ है, मान लो कि वो इंडिया में हुआ है, यह लो का झूठ है। एज इफ लीगल फिक्शन, मान लो इट हैड बीन कमिटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया एट विच ही मे बी फाउंड, तो उसने जहाँ भी वो अपराधी मिल जाता है। अब भाई एक इंडियन घूमने गया लंदन में उसने क्या किया, लंदन में उसने कोई चोरी कर ली, चोरी करके इंडिया वापस आके सक्सेस हो गया भाई अपनी चोरी में, तो अब लंदन अथॉरिटीज़ ने कंप्लेंट कर दी, सारा रिकॉर्ड निकला, तो उनको पता चल गया कि भाई कहाँ अपराध घटा है, किसने अपराध घटी है, एक इंडियन सिटीजन ने किया है। अब देखा तो रिकॉर्ड्स को चेक किया एयरपोर्ट पे, भाई वो तो जा चुका है इंडिया में वापस। अब लंदन अथॉरिटीज़ इंडियन पुलिस को कॉन्टैक्ट करती हैं, और उसका भाई एड्रेस पासपोर्ट वगैरह इतना तो फर्जी नहीं था, वो सब कुछ बताया होता, लेकिन उसने चोरी कर ली बस। तो अब लंदन अथॉरिटीज़, लंदन पुलिस इंडिया पुलिस को कॉन्टैक्ट करेगी। अब जहाँ भी मान के चलिए वह व्यक्ति जो लंदन घूमने गया था वह महाराष्ट्र का था, ठीक है, महाराष्ट्र के वो कोई से प्लेस का होगा। अब जहाँ पर भी वो महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को मिलेगा वह व्यक्ति जो लंदन घूमने गया था, उसको वहीं पे अरेस्ट कर लेंगे और उसकी वहीं पे ट्राई करेंगे उसको, ठीक है, उसका केस वहीं पे चलाएंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है, ही मे बी डेल्ट विद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस एज इफ इट हैड बीन कमिटेड इन एनी प्लेस विद इन इंडिया एट विच ही मे बी फाउंड। और वो अब वो महाराष्ट्र में मिल गया, वो लंदन जो घूम के आया था व्यक्ति और जो चोरी करके लाया था एक म्यूजियम में से कुछ भी मटेरियल, अब वो जो जहाँ पे मिला महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसको वहीं पे ट्राई करेंगे और उसको अब उस अपराध के लिए वहीं पे उसको कोर्ट में, किसी कोर्ट में ट्राई किया जाएगा, ठीक है। अब 188 का प्रोवाइड दैट नॉट बी स्टडिंग एनीथिंग इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सेक्शन बताया गया है कि जो अभी तक हमने सेक्शन पढ़े हैं इसके चैप्टर 13 के, सब कुछ बोल जाइए है पढ़िए। नो सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड इन इंडिया, कोई भी ऐसा अपराध ना तो इंक्वायरी चलेगी उसकी, ना तो इंडिया, ना तो उसका ट्रायल चलेगा इंडिया में। क्यों? एक्सेप्ट कब चल सकती है, विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों भाई? केंद्र सरकार की सेंशन लेनी पड़ेगी, तभी उस व्यक्ति पर ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल चल सकती है, ठीक है। आप उसको मे बी फाउंड, जहाँ पे वो मिलता है वहाँ की जुरिडिक्शन तो बना सकते हो, ठीक है, जहाँ पे मिलता है वो वहाँ की जुरिडिक्शन तो बना सकते हो, लेकिन उसके ऊपर इंक्वायरी और ट्रायल जब कोर्ट चलाएगा तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगा, सैंक्शन लेगा। क्यों लेगा भाई? लंदन अथॉरिटी सीधा जुडिशियल मजिस्ट्रेट महाराष्ट्र को थोड़ी बताएंगी कि भाई ऐसे ऐसे आपकी जुरिडिक्शन में अपराध आ गया है, वो तो सीधा केंद्र सरकार से वो करेंगी, राफ्ता करेंगी, रूबरू होंगी ना, उसको उनको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपका आपके कंट्री का सिटीजन हमारी कंट्री में घूमने आया था, उसने हमारी कंट्री में चोरी कर लिया। तो अब ऐसे में क्या होगा? केंद्र सरकार अब बताएंगे पुलिस को कि भाई ढूंढो उसे और जहाँ पे वो मिल जाए उसी कोर्ट में उसे ले जाना, वहाँ उसकी इंक्वायरी ट्रायल चलेगी। जब केंद्र सरकार ने यह ऑर्डर दे दिए कि भाई ले जाओ उसे, तो मतलब अब सैंक्शन उन्होंने दे ही दी, साथ के साथ अगर
पुलिस को वो वैसे ही फाउंड मिल जाता है कहीं पे, तो पुलिस उसको अरेस्ट तो कर सकती है, गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं मिला था ना कि उसको अरेस्ट करो। अब उसकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाई जाएगी और सैंक्शन मिल जाएगी, फिर उस पर कोर्ट में इंक्वायरी ट्रायल चलेगी, ठीक है। अब सेक्शन 189 चैप्टर 13 का लास्ट है, रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अब उन सबूतों वो तो को गवाही वगैरह को कैसे लिया जाएगा जो कि अपराध इंडिया के बाहर हुए हैं, उनकी कैसे रिसीविंग होगी एविडेंसेस की। व्हेन एनी ऑफेंस एलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड इन द टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, जब कोई भी अपराध कहाँ घटित हुआ मिलता है, इंडिया की टेरिटरी के बाहर, मतलब किसी फिरंगी विदेशी लैंड में, इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 188, और उसको ट्राई भी किया जा रहा है और इंक्वायर भी किया जा रहा है, कौन से प्रोविजन लगा के, 188 सीआरपीसी जो भी पढ़ा है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में तो केंद्र सरकार क्या करेगी, इफ इट थिंक फिट, अगर उसको उचित लगता है, डायरेक्टेड कॉपीज ऑफ द ऑफ डिपोजिशंस मेड और एग्जिबिट्स प्रोड्यूस बिफोर अ जुडिशियल ऑफिसर और इन और फॉर दैट टेरिटरी और फॉर डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। अब भाई जो जहाँ पे उसने अपराध किया होगा उस अपराधी ने, तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन बनाए होंगे ना, गवाह भी रेडी किए होंगे, उनकी डिपोजिशंस भी ली होंगी फॉरेन कोर्ट ने, ठीक है। जैसे उसने कौन से कंट्री में किया था, लंदन में उसने एक चोरी कमिट की थी इंडियन सिटीजन ने, तो अब सारे डॉक्यूमेंट लंदन पुलिस भी तो खाली थोड़ी बैठी है, काम भी करेगी भाई, तो सारे कौन कौन आसपास था, स्टोर ओनर कौन था, उसकी गवाही भी लेगी, डिस्पोजिशंस भी लेगी, उसके कोई एग्जिबिट कोई दस्तावेज उन्होंने कलेक्ट किए हैं तो वो भी लेगी, और किसको जुडिशियल ऑफिसर जो एम्बेसी में बैठा है हमारे इंडिया का, या फिर कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा इंडिया का लंदन में बैठा है, उसको दे देंगे, और वो कहाँ पे पहुँचा देगा, और फॉर दैट टेरिटरी शैल बी रिसीव्ड एज एविडेंस बाय द कोर्ट होल्डिंग सच इंक्वायरी ट्रायल। अब वो कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में पहुंचवा देगा उन दस्तावेजों को, और फिर वो गवाही की तरह रिसीव किए जा सकते हैं, ठीक है। इन विच सच कोर्ट माइट इशू अ कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस, या फिर जो कोर्ट है जैसे महाराष्ट्र कोर्ट उसकी इंक्वायरी और ट्रायल चला रहा है, तो उसको रिसीव करने के लिए एक कमीशन भी भेज सकता है फॉरेन कोर्ट में। अब फॉरेन कोर्ट में कमीशन किस पे भेजता है, 166 कैपिटल बी सीआरपीसी में, ठीक है। एज टू द मैटर्स टू विच सच डिपोजिशंस और एग्जिबिट रिलेट्स, और उन मैटर के लिए कमीशन वहाँ लंदन कोर्ट में भेजेगा महाराष्ट्र का जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो भी मैटर उन डिपोजिशंस पे संदर्भ रख रहे हैं और जो दस्तावेज एग्जिबिट हुए पड़े हैं उन्हीं को और क्रॉस चेक करने के लिए कमीशन भेज देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो यह था हमारा 189। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 14 हम पढ़ेंगे कंडीशंस रेकोसिट फॉर इनिशिएशन और प्रोसीडिंग्स, ठीक है। कंडीशन रेकोसिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, क्या क्या शर्तें रिक्वायर्ड हैं किस चीज़ के लिए, एक प्रोसीडिंग को, एक प्रक्रिया को कोर्ट में चालू करने के लिए, तो वह 190 से लेकर 199 तक दिया गया। अब हम सारे पढ़ेंगे, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 190 कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट सीजीएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, अब वो कैसे संज्ञान लेते हैं अपराधों का, वो इसमें 190 में लिखा हुआ है, ठीक है। 190 का 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो यह चैप्टर है चैप्टर 14 उसके प्रोविजंस को तो मानना सब्जेक्ट है वो आप उसके, ठीक है, मतलब उसको अच्छे से मानना, 190 से लेकर 199 तक जो भी लिखा हुआ है उसको मानना और यह पढ़ो। लेकिन एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 मे टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो कह रहा है मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी संज्ञान ले सकता है, पर सबसेक्शन 2 में उसको एम्पावर्ड किया हुआ है, शक्ति दी हुई है, तभी ले सकता है, वरना नहीं ले सकता। और वो क्या करेंगे, मे टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, अगर तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर्ड किया हुआ है, जो सबसेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे, उसको एम्पावर कौन करेगा, तो ही वो संज्ञान लेंगे एक अपराध का, ठीक है। और किस पर लेंगे, ए अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस। अब किसी ने कोर्ट में सीधा एक कंप्लेंट दे दिया, एक कंप्लेंट सीधा कोर्ट में आके खड़ा हो गया है, वो कंप्लेंट दे रहा है, वो किसी की कंप्लेंट कर रहा है कि उसने मेरे साथ कोई अपराध किया है, वो पुलिस थाने में नहीं गया, वो कोर्ट में ही सीधा चला गया है, और आपको या तो मुंह से बोलकर कुछ बता रहा है मैजिस्ट्रेट को, या फिर कैसे बता रहा है, वो कुछ लिख कर लाया अपनी कंप्लेंट, मतलब वो ड्राफ्ट करके लाया अपने वकील के द्वारा, या उसका वकील उसके साथ खड़ा है देने के लिए। तो अब क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने रिसीव की ना, प्राप्त की ना वह कंप्लेंट किसकी, और उस कंप्लेंट में क्या लिखा होगा, फैक्ट्स, तथ्य लिखे होंगे कि भाई इसके साथ क्या घटना हुई है, विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, और उन घटना से क्या लगेगा कि भाई ये जो फैक्ट्स है, ये तथ्य हैं, इनसे गठन होता दिख रहा है कि एक अपराध इसके ऊपर हुआ है, कंप्लेनेंट के ऊपर, ठीक है। तो 190 सब सेक्शन 1 के क्लोज ए में तो कोग्निजेंस ले लेते हैं कंप्लेंट के ऊपर, ठीक है, जो सेक्शन 2D में डेफिनेशन थी कंप्लेंट की, ठीक है। अब 191 का बी अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स, अब कोई अपराध हुआ है
और उसकी पुलिस रिपोर्ट पर कोग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर तो एम्पावर्ड किया हुआ है, जो सब सेकंड 2 में हम पढ़ने वाले हैं। तो पुलिस रिपोर्ट मतलब पुलिस ऑफिसर ही पुलिस रिपोर्ट फाइल करते हैं, कोई आम व्यक्ति पुलिस रिपोर्ट नहीं फाइल करता। तो कोग्निजेंस संज्ञान अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे कब लेगा? कौन से सेक्शन के अंतर्गत? 191 के बी में लेगा, ठीक है। अब सी, अपॉन हिज ओन नॉलेज, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपने सो मोटो भी संज्ञान ले सकता है। मान के चलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई एक्ट होते हुए देखा, वह अपने कार में जा रहा था, उसने देखा रेड लाइट पे फंसा हुआ, तो उसने देखा कि गोलियां चल रही हैं, वो तुरंत संज्ञान ले लेगा अगले दिन जाके कोर्ट में। अगले दिन भी क्यों, वो तुरंत संज्ञान उसी दिन ले लेगा और उसी दिन बोलेगा कि चलो, पुलिस को बोलेगा कि इनको पकड़ो, अगर नहीं पकड़ा है तो, और विक्टिम की फैमिली को बुलाओ, इनकी कंप्लेंट करो, ठीक है। अपॉन हिज ओन नॉलेज, या कोई और अपराध हुआ है जो उसकी जानकारी में आ चुका है मजिस्ट्रेट की, तो उस पर भी कोग्निजेंस ले लेगा। डैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, की कोई अपराध घटा है, मतलब ये क्या है, सो मोटो भी ले लेगा, ठीक है। अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। अब सी, एक 191 का सी दोबारा पढ़ते हैं, वो थोड़ा होच-पोच हो गया था, मतलब मैंने नीचे लाइन बाई मिस्टेक पढ़ दी थी, अब दोबारा पढ़ते हैं 191 का सी। अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन, कोई व्यक्ति से जानकारी मिलती है मजिस्ट्रेट को, ठीक है, किसी व्यक्ति से मजिस्ट्रेट को जानकारी मिलती है, मतलब कोई व्यक्ति उसको इन्फॉर्मेशन देता है पर कंप्लेन नहीं बनता है, अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, पर जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना मजिस्ट्रेट को, वह पुलिसकर्मी नहीं है। और अपॉन हिज ओन नॉलेज, या फिर सो मोटो ले लेता है मजिस्ट्रेट संज्ञान। डेट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कि भाई ऐसा अपराध एक घटा है, तो वो सो मोटो या इन्फॉर्मेशन पे ले लेगा। तो 190 के 1 पे 190 सबसेक्शन 1 क्लोज सी पे कैसे संज्ञान लेता है मजिस्ट्रेट? सीधा सीधा लेता है इन्फॉर्मेशन पे और सो मोटो, ठीक है। सो मोटो SUOMOTU, सो मोटो, ओके, मतलब अपने आप से, फ्रॉम ओन इनिशिएटिव, ठीक है। अब 190 का 2 जिसमें बता रखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कौन एम्पावर करेगा, तो यही बता रखा 190 का 2 में, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, तो जो CGM साहब है वो एम्पावर करेंगे, वो शक्ति देंगे किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, क्या करने के लिए? टू टेक कोग्निजेंस, संज्ञान लेने के लिए, अंडर सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 में जिन अपराधों के मैंने बताया था, तो कंप्लेंट पे या पुलिस रिपोर्ट पे या इन्फॉर्मेशन पे या सो मोटो, तो CGM उसको पावर देंगे, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को। ऑफ सच ऑफेंस एज आर विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू और ट्राई, और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कॉम्पिटेंस, सक्षमता में भी होने चाहिए, तभी उसको ट्राई करने देगा वो। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की क्या सक्षमता है भाई? 1 साल तक की वो जेल कटवा सकते हैं और 5000 रुपीज़ तक वो जुर्माना कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, उससे ऊपर उनकी सक्षमता है ही नहीं। अब वो क्या, किसी अपराध जिसको वो ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें क्या 2 साल की जेल कटवा सकते हैं? वो नहीं कटवा सकते। उन्हें फिर 325 में केस को CGM के पास भेजना पड़ेगा एट द लेटर स्टेज, जब वो पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं कर पाएंगे 2 साल की, तो क्या फ़ायदा? तो वो इतने केस ही देख लें जो 1 साल में उनको देने वाली है सज़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 190 हमारा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोग्निजेंस मेंस के लिए, पूरा हूबहू ऐसा लिखना पड़ेगा और थोड़े और एक्स्ट्रा चीज़ें समझानी पड़ेंगी, जो कि फाउंडेशन क्लासेस में नोट्स बनवाएंगे तब देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़े बहुत एरियाज़ में वो भी है, अमेंडमेंट्स भी है, तो वो एरियाज़ कौन से हैं 190 में जिनमें अमेंडमेंट है? स्टेट अमेंडमेंट है, सॉरी महाराष्ट्र में है, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में है, बस इन्हीं 2 में है, ठीक है। अब 191 हम पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। अब ट्रांसफर होगा एक इन्फॉर्मेशन केस का, ठीक है, और किसकी एप्लीकेशन पे? अक्यूज्ड की एप्लीकेशन पे, दोषी की एप्लीकेशन पे ट्रांसफर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि मजिस्ट्रेट साहब खुद से मतलब कोई व्यक्ति उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है और वो कोग्निजेंस ले लेते हैं, या सो मोटो वे कोग्निजेंस ले लेते हैं, उनके लिए है ये। मजिस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर ने एक सेक्शन बनाया कि मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाए और किसी जिससे वह पर्सनल ग्रजेस रखते हैं उसको वह केस में ट्राई ना करने लग जाए। तो यह 191 में हमने देखने को मिलेगा। 191 की बॉडी अब मैं पढ़ रहा हूँ। व्हेन अ मैजिस्ट्रेट टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लोज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190, तो जब एक मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास दोनों के ऊपर लगता है, तब भी वह एक संज्ञान लेते हैं। और किसके अंतर्गत लेते हैं? 190 के 1 के क्लोज C के अंदर, मतलब इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते किसी व्यक्ति से, या सो मोटो ले लेते हैं, ओन नॉलेज से ले लेते हैं। तो क्या होगा? द अक्यूज शैल, तो अपराधी क्या करेगा? शैल, मैंडेटरी, उसको करना ही पड़ेगा, उसकी मैंडेटरी है क्या?
बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, उससे पहले, जब से गवाही ली गई है, मतलब प्रोसिक्यूशन एविडेंस का पहला गवाह एग्जामिन हुआ है, उसका चीफ हुआ है, उससे पहले क्या करेगा अक्यूज्ड, बी इन्फॉर्म दैट ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय अनदर मैजिस्ट्रेट। तो जज की ड्यूटी है, मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि अक्यूज को इन्फॉर्म करेगा, क्या जानकारी देगा कि भाई तेरे पास पूरे राइट है, तू अधिकारित है। सेक्शन 191 सीआरपीसी में तेरे को अधिकार दिया हुआ है लेजिस्लेचर ने कि आप क्या करोगे, आप अगर चाहते हो तो ये जो मेरे पास आपका ये तेरा जो ये ऑफेंस मैं ट्राई कर रहा हूँ, इंक्वायर कर रहा हूँ, मैं ये कहीं और दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास भेज दूंगा अगर तुम चाहते हो तो, ठीक है। वो अगर वो दोनों दुश्मन होंगे, एक जो अक्यूज किसी मैजिस्ट्रेट ने बुलाया हुआ है अपने कोर्ट में, अगर वो दुश्मन होंगे तो वो अक्यूज बोलेगा हाँ हाँ जी 1 मिनट में कर दो, अभी कर दो, मैं आपसे ट्राई नहीं होना चाहता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट को करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंडेटरी है। अब एंड इफ द अक्यूज और एनी ऑफ द अक्यूज इज इफ देयर आर मोर देन वन, या फिर अगर एक अपराध में जो मैजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है उस अपराध का, चाहे भाई हुआ है वो चाहे नहीं हुआ, लेकिन उसने इन्फॉर्मेशन पे संज्ञान लिया है या फिर सो मोटो लिया है, तो अगर उस अपराध में फिर एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक तो होना चाहिए मिनिमम, लेकिन एक से ज़्यादा उसमें अपराधी हैं, तो अगर 10 अपराधी मान के चलो, लेकिन फिर 10 में से 9 नहीं उठा रहे, डाउट नहीं उठा रहे, वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे, लेकिन एक उठा रहा है, तो तब भी मैजिस्ट्रेट को सारे के सारे को ट्रांसफर करना पड़ेगा दूसरे मैजिस्ट्रेट के। अब दूसरा मैजिस्ट्रेट ही उनके केस को ट्राई करेगा, ठीक है। इफ देयर बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स टू फर्दर प्रोसीडिंग्स, उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट कर देता है, आपत्ति उठा देता है फर्दर प्रक्रिया पे, बिफोर द मैजिस्ट्रेट, उस मैजिस्ट्रेट के सामने जिसने संज्ञान लिया था, जिससे उन किसी में से उनकी दुश्मनी चल रही है या फिर उनके पर्सनल ग्रजेस हैं, बिफोर टेकिंग कोग्निजेंस जिसने मैजिस्ट्रेट ने कोग्निजेंस लिया था इन्फॉर्मेशन पे, सो मोटो पे, द केस शैल बी ट्रांसफर टू सच अदर मैजिस्ट्रेट, तो शैल है, ये उस मैजिस्ट्रेट की शैल है, मैंडेटरी है, उस मैजिस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी अपराधी ने अक्यूज ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उसके आगे कि हम आपके सामने ट्राई नहीं होना चाहते, आप हमारा केस नहीं चलाएंगे, हम नहीं चाहते, आपसे हमारे पर्सनल गलती से आप नहीं पता हमें क्या फांसी की सजा तुड़वा दोगे, तो यही कह रहा था केस शैल बी ट्रांसफर्ड, मैंडेटरी है कि केस को अब ट्रांसफर किया जाएगा, और कहाँ किया जाएगा, टू सच अदर मैजिस्ट्रेट, दूसरे किसी मैजिस्ट्रेट के पास, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सीजीएम इन दिस बिहाफ, और अब कौन से मैजिस्ट्रेट को, जिस मैजिस्ट्रेट ने कोग्निजेंस लिया है वो कौन से मैजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफर करेगा, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस बारे में निर्देश दे देंगे, तो उसी कोर्ट में अब केस जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है एक, और वो सेक्टर 10 गुड़गांव का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। अब वो उसी इलाके का रहने वाला था, उसी इलाके का नागरिक था, और भाई जज बन गया पढ़ाई लिखाई करके, और जज बन गया तो उसकी उस इलाके में बहुत सारे लोग उसकी आंखों में खटकते थे, और वो सब क्या को खटकता था, तो वो शुरू से ये सोचता था कि भाई जज बनने दे, फिर इनको मैं देखूंगा, तो ये पर्सनल ग्रजेस वाली बात हो गई ना, इनको मैं देखूंगा। अरे क्यों देखेगा भाई, अगर वो तेरे साथ कुछ करते हैं तो इंडिपेंडेंट कर, तू जज बनने के बाद उनको बेफजूली क्यों फंसा रहा है। तो फिर उसी ने, जो सेक्टर 10 में इलाके में रहता था, उसने एक कोग्निजेंस ले लिया जज बनने के बाद, गुड़गांव में, हरियाणा में, भाई गुड़गांव में बनाया वो कहीं भी बना, उसने कोग्निजेंस ले लिया, और यूं ही किसी को बता दिया होगा, कोई उसका चेला चपाटा होगा कि भाई आके मेरे को ऐसी खबर देते कि फलाने 3-4 आदमियों के नाम बता दिए होंगे कि उन्होंने मेरे साथ कोई अपराध घटित किया है, मतलब मेरे को कहीं पकड़ लिया था और मेरे को चोट मारी, लाठी डंडे मारे हैं, तो वो जो उसका चेला था मैजिस्ट्रेट का, वो इन्फॉर्मेशन दे देगा आके, जी ऐसे ऐसे मेरी बहुत धुलाई हुई है और मेरे को उन्होंने मारा है, उनका नाम दे देगा, जिससे मैजिस्ट्रेट को पर्सनल ग्रजेस थे। अब मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेगा, अब उन तीनों व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, जब अगर मान के चलिए वो हिसार कोर्ट में है, वो सेक्टर 10 में जो रहता था, वो हिसार कोर्ट में उसकी पोस्टिंग है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। अब उन तीनों को गुड़गांव से लेके आएंगी पुलिस, लेके आएगी तो क्या होगा, उन्हें वो बोलेंगे अरे ये तो वही है जो हमारे वहाँ रहता था और इससे तो हमारी बनती नहीं, वो बोलेंगे अक्यूज्ड, तो अब वो बोलेगा, क्या बोलेगा, तो अब वो मैजिस्ट्रेट इनको 191 के उनके राइट के बारे में नहीं बताता कि भाई तुम्हारा अधिकार है, तुम हकदारी हो कि तुम्हारा केस जो मैं देख रहा हूँ वो मैं कहीं और भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है, अगर तुम बोलोगे तो, नहीं बोलोगे तो मैं चला लूँगा। अगर उनकी बनती नहीं है, पर्सनल ग्रजेस हैं, तो वो तो 1 मिनट में बोलेंगे अक्यूज, सर कर दो सर कर दो, तो उसको करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ये बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है ट्रायल में, ठीक है। अगर नहीं किया इसको 191 के प्रोसीजर को फॉलो मैजिस्ट्रेट ने, और इन्फॉर्मेशन केस में किसी को कन्विक्शन कर दी, किसी अक्यूज को, जिससे उसके पर्सनल ग्रजेस थे, पूरी की पूरी कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। यह इतनी बड़ी इरेगुलर प्रोसीडिंग हो जाएगी, विशिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग, मतलब खराब हो जाएगी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो यह था हमारा 191। अब इसमें भी स्टेट अमेंडमेंट है, कौन से स्टेट में है, पंजाब में है,
यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 192। इसमें केस मेक ओवर होते हैं, मतलब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो गुड़गांव का है, गुड़गांव में कम से कम 50 जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो एक सेक्टर 10 इलाके का है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब मेक ओवर कर देगा केस को। किसको कर देगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सेक्टर 5 के इलाके का, उसको कर देगा। तो इसको बोलते हैं मेक ओवर, मतलब एक ही रैंक से केस को मेक ओवर किया। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो सेक्टर 10 का है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो सेक्टर 5 का है, उनकी रैंक वो इक्वल ही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही है ना, वो कोर्ट ऑफ सेशन तो नहीं है। तो मेक ओवर होते हैं ऐसे में केस, ठीक है। मेक ओवर मतलब ऐसे मान लो कि ऐसे इधर भेज दिया, एक कोर्ट यहाँ था प्रेजेंट और एक कोर्ट यहाँ था, तो उस कोर्ट ने कोग्निजेंस लिया होता, तो उस कोर्ट ने केस फाइल को ऐसे मोड़ा और इधर इस केस में मेक ओवर कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेक ओवर। अब सेक्शन 192 में पढ़ रहा हूँ, पहले इंडेक्स पढ़ रहा हूँ। मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट्स। अब केसेस को, मुकदमों को मेक ओवर किया, किनको किया? मजिस्ट्रेट्स को किया। अब 192 का 1, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कोई भी सीजीएम भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के ऊपर, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत सारे होते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति को सीजीएम चुना जाता है, तो वो भी तो मजिस्ट्रेट ही है, तभी इंडेक्स में मजिस्ट्रेट लिखा है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कोई भी सीजीएम में, उसकी डिस्क्रिप्शन है, करे भी ना करे क्या, आफ्टर टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, सीजीएम संज्ञान ले लेगा एक अपराध का, और अपराध का संज्ञान लेने के बाद क्या करेगा सीजीएम? मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। मेक ओवर कर देगा केस को किसी भी कॉम्पिटेंट सक्षम मजिस्ट्रेट के पास, किसके लिए? इंक्वायरी और ट्रायल चलाने के लिए, ठीक है। अब 192 का 2, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द सीजीएम में। अब कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजीएम साहब ने शक्ति दी हुई है, एम्पावर किया हुआ है, क्या करने के लिए? आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस की जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आप संज्ञान लेंगे एक अपराध को, और क्या करेंगे आप संज्ञान लेने के बाद? मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू सच अदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट एज द सीजीएम मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई एंड देयर अपॉन सच मजिस्ट्रेट में होल्ड द इंक्वायरी और ट्रायल। कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम ने कोई ऐसी प्रैक्टिस बनाई हुई है भाई, सीजीएम ने बोला हुआ है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे 3 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आते हैं, एक सेक्टर 9 के थाने वाला, एक सेक्टर 10 के थाने वाला, एक सेक्टर मान के चलिए 15 के थाने वाला, ठीक है। तो अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई प्रैक्टिस बनाई हुई है कि भाई जो सेक्टर 9 के थाने वाला है ना, वो तो सिर्फ क्या लेगा, वो तो सिर्फ बॉडी से रिलेटेड जो मुकदमे है ना उसका संज्ञान लेगा, ठीक है, उसका संज्ञान लेगा, कोग्निजेंस लेगा। और जो सेक्टर 15 के जो थाने वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर आते हैं ना उसका संज्ञान लेगा, ठीक है। और जो फिर दोनों संज्ञान ले लेंगे, उनका काम होगा सेक्टर 9 के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का और सेक्टर 15 के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, कि फिर सारे केस सेक्टर 10 वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दो, फिर वह उसको सेक्टर 10 का जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा? उनको इंक्वायरी करेगा और ट्रायल करेगा, ठीक है। अब ये क्या किया, सेक्टर 9 के और सेक्टर 15 के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उन मुकदमों को कोग्निजेंस संज्ञान लेने के बाद क्या किया? सेक्टर 10 को मेक ओवर किया, सेक्टर 10 वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो यही होता है मेक ओवर, ठीक है। लेकिन ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या प्रैक्टिस बनाई हुई है, क्योंकि भाई सीजीएम ही कंट्रोलर होता है भाई, जिले में जितने भी, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनका कंट्रोल, भाई स्पेशल कंट्रोल तो उनका हाई कोर्ट पर होता है, लेकिन सीजीएम उनके ऊपर वो देते हैं, काम काज देते हैं कि भाई आपको कौन सा थाना दिया जाता है, ये थाना दिया जाता है, ठीक है। तो सीजीएम ने ये प्रैक्टिस बनाई हुई है यार, ऐसा बहुत एरिया में बनाते भी सीजीएम। तो मान के चलिए, तो मैंने ज़्यादा बता दिया कि वो एक ही कोर्स के पास सारा भेजेगा, लेकिन ये देखिए कि गुड़गांव में 50 जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, तो 5 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह बोलते हैं कि भाई आप सारे अपराधी में जो अपराध आईपीसी के होते हैं, आप सिर्फ उनका संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेके कागज उगज पूरे करवाएंगे किसके? अपराधी के, और फिर केस को मेक ओवर कर देंगे जो अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट है गुड़गांव के, और फिर वो उस केस को, उसकी इंक्वायरी चलाएंगे और ट्रायल चलाएंगे। अब गुड़गांव में डेली के ही कम से कम मान के चलो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डेली के चलान ही 500 जमा होते हैं। अब भाई 500 पुलिस रिपोर्ट या उसी में से 500 में ही थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स हैं, उस 500 में ही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो 500 ऑफेंसेस का संज्ञान कोग्निजेंस उन 5 मजिस्ट्रेट को लेना है और सबके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने हैं, सारी फाइल पढ़नी है भाई, क्या है इसमें कोई कमी बेसी तो नहीं है भाई, पुलिस रिपोर्ट में जो 173 सबसेक्शन 2 में डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने हैं, मतलब देखना है कि भाई अब चार्जशीट कैसे फाइल होगी, और 207 और 208 में अब अपराधी के कागज़ पूरे करवाने भाई, उसको डिफेंस लेने का भी तो मौका दिया जाएगा, कागज़ भी दिए जाएंगे उसे। तो 5 जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम है बस संज्ञान लेना, और दूसरों को वो मेक ओवर कर देंगे केस, जिसको भी स्पेसिफिकली
सीजीएम ने बोला होगा कि आप इस थाने का आप संभालेंगे, अब इस केस को आप संभालेंगे, ठीक है। तो यह था हमारा 192। अब हम पढ़ेंगे 193, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 193, कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट्स ऑफ सेशन। अब सत्र न्यायालय कैसे संज्ञान लेगा अपराधों का, जनरल रूल बताऊंगा भी क्या है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड बाय दिस कोड, एक्सेप्शन क्या है, जहाँ सीआरपीसी ने खुलकर बताया है वहाँ तो वो तो एक्सेप्शन उसको माना, वरना क्या है, और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फॉर, या किसी और अन्य कानून ने बताया कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन लेगा संज्ञान तो उसकी मानना, वरना आगे क्या है जनरल रूल। नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन, कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है। और क्या बनकर नहीं लेगा, एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, उसका ओरिजिनल क्षेत्रफल समझकर नहीं लेगा, ठीक है। वैसे तो एक कोर्ट ऑफ सेशन के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज आता है, वह उसकी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग दे सकता है, पर 193 ने कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर बार लगा दी। क्या बार लगा दी, कि अब आप मुकदमे नहीं देखोगे, ठीक है, कि अब आप मुकदमे नहीं देखोगे, आप संज्ञान नहीं लोगे, क्योंकि ये माना जाता है कि ये संज्ञान लेना, एक एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड यूज करना एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का काम है, क्योंकि ये मिसलेनियस वर्क है, ये छोटे मोटे काम है। अब कोर्ट ऑफ सेशन इन कामों को करने लग गया तो अब हीनियस क्राइम्स की जो इंक्वायरी और ट्रायल उनको चलानी है, कमिटल के बाद उनके पास जाती है, वो तो अगर 500 उसके पास वो आ गए दिन में कोग्निजेंस लेने के लिए, पुलिस रिपोर्ट जमा हो गई, कंप्लेंट जमा हो गई, अब कोर्ट ऑफ सेशन तो वही काम करता रह जाएगा भाई। तो वो हीनियस क्राइम्स उसके पास पहले ही कमिटल जुरिडिक्शन में आ चुके हैं, जो उसके पास कमिट होके आए हैं डिसाइड होने के लिए, वो उनको टाइम कैसे दे पाएगा। तो इसीलिए ये बताया गया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही संज्ञान लेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेगा जनरल रूल। पर एक्सेप्शन दी हुई है, जहाँ इस कोर्ट ने, सीआरपीसी ने या कोई और अन्य कानून है, पीनल लॉ है, उसने कहीं खुलकर बोला हुआ कि कोर्ट ऑफ सेशन लेगा तो कोर्ट ऑफ सेशन को लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनलेस, एक्सेप्शन क्या है दोबारा, द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय अ मैजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। अब कैसे ले लेगा, सिर्फ कैसे संज्ञान और ले सकता है, या तो भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने केस को कमिट कर दिया है, कमिट कहाँ पे करता है, 209 सीआरपीसी में करता है, सेक्शन 209 सीआरपीसी में, और या तो उसने बिना तब वो चार्ज फ्रेम करेगा और कोग्निजेंस ले लेगा। अब भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कागज पूरे करिए, अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संज्ञान थोड़ी लेगा, भाई संज्ञान लेके भी कर दे और संज्ञान लेने से पहले भी कमिट कर दे, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो यह था हमारा 193, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है प्री में, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा देखो, एक 193 का एक कनेक्टेड सेक्शन है जिसमें संज्ञान कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है, और वो है जब भाई हायर डिग्निटरीज, जो प्रेसिडेंट गवर्नर साहब होते हैं, इनकी कोई डिफेमेशन करता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन को सीधी पावर दी हुई है कि संज्ञान ले सकता है कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। सेक्शन 199 सीआरपीसी में अगर प्रोसेस दिया हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही वो करेगा, कंप्लेंट लिखित में फाइल करेगा और फिर कोर्ट ऑफ सेशन ही उसका संज्ञान लेगा उन अपराधों का, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं लेगा। अगर हायर डिग्निटरीज जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्यपाल है, यूनियन टेरिटरीज के कोई एलजी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी कोई डिफेमेशन करता है, किसी सरकारी कर्मचारी की कोई डिफेमेशन करता है जो कि केंद्र और राज्य के कामों काज से जुड़े पड़े हैं, तो उनका संज्ञान भी कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है। अब ये एक्सप्रेसली सीआरपीसी ने खुल के दिया हो ना, जैसे उसमें बोला था एज एक्सेप्ट, अब इस कोर्ट ने बताया तभी इस कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान लेगा, वरना तो नहीं लेगा। अब 199 सीआरपीसी में कंप्लेंट फाइल होगी और कौन करेगा, पीपी कंप्लेंट मूव करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, कि जी हायर डिग्निटरीज की इस व्यक्ति ने बेइज्जती की है, डिफेमेशन की है, इसको सजा दो, मैं आपको लिखित में एप्लीकेशन लिख के दे रहा हूँ, तो कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान ले लेगा, ठीक है। 199 सीआरपीसी इसका वन ऑफ द एक प्रोविजन है, ठीक है। अब हमने किया 193, अब हम पढ़ेंगे 194 में भी कुछ नहीं है, बस ये है एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। अब ये जो डीजे साहब होते हैं, जो मेन सत्र न्यायालय के वो होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, मतलब डीजे साहब, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, तो उनके पास ही सारे कंट्रोल होते हैं कि भाई सारे हीनियस क्राइम को या तो वो देखेंगे या फिर वो नीचे मेक ओवर कर देंगे। वो नीचे मेक ओवर करेंगे तो किस में करेंगे, वो 195 में करेंगे, मतलब किसको भेजेंगे, एडिशनल सेशन जज को, एडीजे को, या असिस्टेंट सेशन जज को, एएसजे को भेज देंगे, ठीक है। तो 195 की बॉडी में इतना कुछ खास नहीं है, इसके इंडेक्स से क्वेश्चन बन सकता है बस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 195 कैपिटल ए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रोसीजर फॉर विटनेसेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग एटसेट्रा। अब क्या प्रक्रिया निभाई जाएगी, करी जाएगी, अब क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी कि जब किसी गवाह को डराया जाता है, मतलब कोई गवाही देने आने वाला होगा किसी अपराध में, किसी जो अपराधी है, जो अक्यूज है उस अपराध में, उसने उसको डरा दिया होगा कि चला मत जाइयो, पीट पीट के तेरे को पागल कर दूंगा अगर गवाही दिया है तो। ये तो इसके प्रोसीजर अब 195 कैपिटल ए बताता है, ठीक है। अ विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट, या तो एक गवाही फाइल कर देगा या गवाह के बिहाफ पे कोई और अन्य व्यक्ति एक दरख्वास्त फाइल कर देगा। और कहाँ करेगा? इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी। तो ऑब्वियसली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल करेगा, या तो जहाँ उसका ओरिजिनल मुकदमा जिसमें वो गवाह है वहाँ फाइल करेगा, या फिर भाई जहाँ भी उसको डराया गया धमकाया गया वहाँ फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा? अ विटनेस और एनी अदर पर्सन मे फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन, किस संदर्भ में? इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी। 195 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी भी सब्सटेंटिव लॉ बताता है कि भाई एक अपराध का कोई गवाह था, मतलब विटनेस था, उसको डराया धमकाया गया कि उसके द्वारा, तो अब वो क्या कार्रवाई करेगा? तो सब्सटेंटिव लॉ हमें आईपीसी के सेक्शन 195 कैपिटल ए आईपीसी में दिया हुआ है कि अब वो क्या प्रक्रिया, अब उसको जिसने गवाह को डराया था अब उसको कितनी सजा होगी, ठीक है। ये 195 कैपिटल ए में दिया है। तो 195 कैपिटल ए जो आईपीसी का है उसमें एक बार देख भी लेते हैं कि कितनी सजा दी है और को क्या क्या मटेरियल्स दिए हुए हैं, एसेंशियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक सेकंड लगेगी, क्लियर हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। अब देखिए 195 कैपिटल ए, ठीक है, आईपीसी का पढ़ रहा हूँ। थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, डराया किसी व्यक्ति को और जो कि गवाह है किसी का कि झूठी गवाही दे और तेरे को डरा रहा है वो, ठीक है, कोई गवाह को। whoever threatens any other with any injury or to his person, जो कोई भी, चाहे कोई भी हो, किसी व्यक्ति को डराता है कि तेरे शरीर पे वो चोट पहुंचाऊंगा, तेरे शरीर पे चोट पहुंचाऊंगा, हानि पहुंचाऊंगा, रेपुटेशन, तेरी जो इज्जत है ना उसको भंग कर दूंगा, मतलब तेरी इज्जत को गिरा दूंगा, रेपुटेशन को, और प्रॉपर्टी है तेरी संपत्ति को तोड़ फोड़ कर दूंगा, और टू पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन होम द पर्सन इज इंटरेस्टेड, या तेरे साथ जो जिससे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना उसके साथ ये करूंगा, चोट पहुंचाऊंगा या उसकी इज्जत को भंग कर दूंगा, रेपुटेशन को, विद इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। और जो ये सब कर रहा है, जो एक गवाह को हानि पहुंचा रहा है या गवाह से जुड़े हुए जिससे वो प्यार करता है उसको हानि पहुंचा रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है, उसका मेंसरिया क्या है? विद इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, उसकी इंटेंशन है कि यह व्यक्ति जिसको मैं डरा रहा हूँ सिर्फ ये झूठी गवाही दे, कोर्ट में जाके फॉल्स एविडेंस दे। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद वो। तो ऐसा करने पर वह अपराधी, भाई अपराधी जो उसको धमकाएगा डराएगा तो उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना लग सकता है, दोनों। 7 साल तक की जेल भी कटवाई जा सकती है और या तो जुर्माना दो या फिर दोनों, ठीक है। तो मेनली मान के चलिए एक FIR है, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर की कोई पहले केस चल रहा है एक अक्यूज्ड ए के ऊपर। अब अक्यूज्ड ए के ऊपर कन्विक्शन होने वाली है और सीधा सीधा किसकी टेस्टिमनी पर डिपेंड करता है। कोई मिस्टर एक्स है, वो बिल्कुल लाइव एविडेंस है, जैसे सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट में बिल्कुल रियल एविडेंस होता है ना, जो मटेरियल एविडेंस है, वो आई विटनेस है मिस्टर एक्स, तो उसकी टेस्टिमनी से सीधी उसकी कन्विक्शन हो जाएगी सोल एविडेंस पे। भाई उसने सीधा सीधा उसको देखा गोली मारते हुए और वो लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर था, वह जो विक्टिम था वह बच गया, लेकिन फिर मिस्टर ए को चार्ज किया हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। लेकिन अब मिस्टर ए या तो खुद बेल पे आके उसको मिस्टर एक्स को डराता है, चला मत जियो कोर्ट में गवाही देने, सीधा सीधा कभी गवाही दे दे मेरे को, मेरी सजा हो जाए, बहुत मारूंगा तेरे को, या तेरे बेटे को अगवा करवा दूँ, किडनैप करवा दूँ, ये करवा दूँ, वो करवा दूँगा। या मिस्टर ए जेल में होता हुआ किसी और व्यक्ति को भेजता है मिस्टर एक्स के पास, मतलब अपने गैंग मेंबर्स को, कि जाओ भाई उसके पास जाओ और उसको गवाही देने से रोको, उसको डराओ धमकाओ, कुछ भी करके वह गवाही नहीं दे सके कोर्ट में। तो अब क्या किया उस व्यक्ति ने, भाई मिस्टर ए जेल बेल पे आने के बाद अगर धमकाएगा तो उस पर एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कौन सा 195 कैपिटल लेगा, और वो जेल में बैठा बैठा अपने गैंग मेंबर्स को भेजेगा तो उन गैंग मेंबर्स पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कौन सा 195 कैपिटल लेगा, ठीक है। अब 195 कैपिटल ए का पैरा 2 हम पढ़ते हैं, एंड इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फॉल्स एविडेंस। और अब मिस्टर ए ने, अब पैरा 2 ये कह रहा है, पहले एग्जांपल में तो हमने उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चार्ज किया था, भाई उसने करा है अटेम्प्ट टू मर्डर, पर पैरा 2 कह रहा है कि भाई उसने अटेम्प्ट टू मर्डर कुछ नहीं किया था, बस वो इनोसेंट था, वो निर्दोष था, बस हालात ऐसे बने थे कि वो लग रहा था कि भाई वो उसको झूठा फंसाया गया था। और बस झूठा क्यों फंसाया गया था, क्योंकि मिस्टर एक्स ने झूठी गवाही दे दी कोर्ट में आके कि जी मेरे आगे बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने ही उसको पैरों में गोली मार दी और उसको वो मरते मरते बचा, उसका अटेम्प्ट टू मर्डर इसने किया है। और ऐसा था नहीं एक्चुअली में, विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 years। तो उसको क्या हो जाता है, मिस्टर ए को कौन सी सजा मिल जाती है, तो उसको फांसी की सजा मिल जाती है, या तो फिर उसको 7 साल से ज़्यादा की जेल कटवा दी जाती है मिस्टर ए को।
द पर्सन हु थ्रेटन्स शैल बी पनिश्ड विद द सेम पनिशमेंट एंड सेंटेंस इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज सच इनोसेंट पर्सन इज पनिश्ड एंड सेंटेंस। तो दोबारा पढ़ते हैं इसको। द पर्सन हु थ्रेटन्स शैल बी पनिश्ड, अब जो व्यक्ति वह गवाही देने के लिए डरा रहा है उस व्यक्ति को कि भाई उसकी गवाही दे, उसको मिस्टर ए को तो सजा करवा, तो मान के चलो मिस्टर ए को सजा करवाने में, उसको फांसी की सजा करवाने में, 7 साल से ज़्यादा सजा करवाने में कोई मिस्टर ए का दुश्मन ही होगा जो करवाएगा, या फिर वो मिस्टर एक्स है वो ऐसे ही झूठा गवाह बना होगा तो उसको तो परजुर्मी में वैसे ही लाइबल कर देंगे। लेकिन मान के चलिए कोई मिस्टर बी था जो ए का दुश्मन था, ठीक है, उसको झूठा फंसवा दिया उसने, और मिस्टर एक्स को बोल दिया कि भाई जाके झूठी गवाही दियो, इसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है ना, तो इसको 7 साल से तो ऊपर की, अब अटेम्प्ट टू मर्डर में इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक की सजा, उम्र कैद तक की सजा है। तो अब यही बोल रहा है ये कि अगर इन कॉन्सिक्वेंसेज वो मिस्टर एक्स अब झूठी गवाही देता है और अब उस इनोसेंट को, ए को, जो इनोसेंट है बिल्कुल निर्दोष है, उसको 7 साल से ऊपर की सजा हो जाती है, तो मिस्टर एक्स को भी वही सजा होगी। क्या सजा होगी? जितनी उसको मिली है। अगर ए को 10 साल मिली है तो उसको इतनी होगी, ठीक है। हालांकि 10 साल उसने काटी नहीं है पूरी, बाद में उसका पर्दाफाश हो गया है कि इसको 10 साल की नहीं करनी थी, भाई ये तो इनोसेंट है, ठीक है, बाद में सब कुछ क्लैरिफाई हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं करनी थी इसको सजा, भाई ये इनोसेंट है। लेकिन अब जिसकी वजह से ये कन्विक्शन क्वांटम ऑफ सेंटेंस लिखा गया, अब उस एक्स को पकड़ लिया जाएगा और आजा भाई तू, अब जो इसको हमने सजा दी थी वो तू काट, ठीक है। ये है 195 कैपिटल ए का ऑफेंस, और इसकी कंप्लेंट भी कोई दे सकता है सीधा सीधा 195 कैपिटल ए सीआरपीसी में, ठीक है। अब सेक्शन 196 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। अब कोई सेडिशन वगैरह के जो 124 कैपिटल ए ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट होते हैं ना, जो किस में होते हैं, चैप्टर 6 में होते हैं ना, सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 130 तक ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट होते हैं, तो उसके कह रहा है उसका प्रोसिक्यूशन, उसकी प्रक्रिया और उसका अभियोजन कैसे चलेगा, तो 196 में उसका दे रखा है। अब पढ़ लेते हैं इसका जो 196 का सबसेक्शन 1 है वही इंपॉर्टेंट है। नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ, तो कोई भी अदालत कोग्निजेंस संज्ञान नहीं लेगा किसका, एक एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 6 ऑफ द चैप्टर 6, कोई भी अपराध जो कि चैप्टर 6 का आईपीसी का पनिशेबल है, मतलब सीधा सीधा 121 से लेके सेक्शन 130 आईपीसी तक का, और अंडर सेक्शन 153 कैपिटल ए, या कौन से सेक्शन में, कौन सी धारा, 153 कैपिटल ए आईपीसी का, और या तो 295 कैपिटल ए और सबसेक्शन 1 ऑफ 505 ऑफ द आईपीसी, इनका कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। डी अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, और अगर कोई क्रिमिनल कंसिप्रेसी 120 कैपिटल बी भी कोई क्रिमिनल कंसिप्रेसी हो, ये इन अपराधों को करने की, कौन से अपराधों को करने की, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट वाले को करने की, या 153 कैपिटल ए वाले को करने की, या 295 कैपिटल ए वाले ऑफेंस को करने की, या 505 के सबसेक्शन 1 वाले ऑफेंस को करने की आईपीसी के, तो इसकी कोई क्रिमिनल कंसिप्रेसी हुई है, मतलब कोई एग्रीमेंट हुआ है, क्या कोई आपराधिक षड्यंत्र हुआ है कि भाई ये ऑफेंस करने हैं, तो उसका भी कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। सी एनी सच अबेटमेंट एज इज डिस्क्राइब इन सेक्शन 108 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी, और इन अपराधों का कोई अबेटमेंट हुआ है, मतलब उकसाना भड़काना हुआ है इन अपराधों को करने के लिए, तो उसका भी जनरल रूल है, कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। कौन लेगा? एक्सेप्शन क्या है, कौन लेगा? विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सैंक्शन लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, तभी कोई कोर्ट इनका संज्ञान ले सकता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे 1 कैपिटल ए भी हम पढ़ ही लेते हैं 196 का। नो कोर्ट शेल टेक कोग्निजेंस ऑफ, अब फिर भी 1 कैपिटल ए में भी बता रखा है कि कोई अदालत संज्ञान नहीं लेगा किसका, ए एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 153 बी, कोई भी अपराध जो आईपीसी का है धारा 153 बी का, उसका संज्ञान नहीं लेगा। और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और 505 सेक्शन 505 के 2 और सबसेक्शन 3 का आईपीसी का, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लेगा। क्यों? कौन लेगा फिर? अ क्रिमिनल कंसिप्रेसी टू कमिट सच ऑफेंस, या कोई आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई एग्रीमेंट हुआ है क्रिमिनल्स के बीच में कि यह अपराध ये वाले करने हैं, कौन से वाले, 153 बी वाला, 505 के 2 या 3 वाला। एक्सेप्शन क्या है, कब ले सकते हैं? विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द डीएम, तो सैंक्शन लेनी पड़ेगी एक अदालत को और फिर ही संज्ञान लिया जाएगा। किसकी सैंक्शन लेगा अदालत? कोर्ट, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, या जिला अधिकारी की, डीएम साहब की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 196 का सबसेक्शन 2, नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कंसिप्रेसी पनिशेबल अंडर सेक्शन 120 बी ऑफ द आईपीसी, कोई भी अदालत 120 बी जो क्रिमिनल कंसिप्रेसी की पनिशमेंट है, मतलब जो एग्रीमेंट हो जाता है एक व्यक्तियों के बीच में कि एक अपराध करना है, तो 120 बी का कोई संज्ञान नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? अदर देन अ क्रिमिनल कंसिप्रेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स। पर अगर ये वाले है ना, क्रिमिनल कंसिप्रेसी कौन से अपराध को कमिट करने के लिए हुई है? डेथ करने के लिए हुई है किसी की, मतलब उसमें सजा मिलेगी, डेथ की मिलेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की मिलेगी,
मतलब ये वाले ऑफेंस करने के लिए हुई है, जिसमें सजा मिलेगी उसको कंसिपरेटर्स को डेथ की, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की, उनको रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स और अपवर्ड, 2 साल या उससे ऊपर वाले जो भी अपराध हैं उसमें उन्होंने वो उनको सज़ा मिलने वाली जिनने कंसिपरेसी की है, या उनको फिर कैपिटल पनिशमेंट मिलने वाली है। तो मतलब अब 2 साल से नीचे वाले के लिए अगर कंसिपरेसी हुई है तो किन की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, वो आगे दिया हुआ है। अनलेस एक्सेप्शन क्या है, इनकी सैंक्शन लेनी पड़ेगी 2 साल से अगर नीचे वाले क्रिमिनल कंसिपरेसी का कोई ऑफेंस हुआ है। द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की, और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिलाधिकारी ने क्या किया है, हैज़ कंसेंटेड इन राइटिंग, अपनी सहमति दी है। राज्य सरकार ने, जिलाधिकारी ने अपनी सहमति दी है, कंसेंट किया है, किसमें, लिखित रूप में, राइटिंग में, टू द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, की भाई चालू करो प्रोसीडिंग, ये क्रिमिनल कंसिपरेसी हुई है, 2 साल से इसमें नीचे की पनिशमेंट है, फिर भी चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्वियसली है कोई क्रिमिनल कंसिपरेसी हुई होगी तो राज्य सरकार और जिलाधिकारी परमिशन दे देंगे, उनका क्या घर का जाता है, ठीक है। अब सेक्शन 196 सब सेक्शन 2 का प्रोवाइजो हम पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड वेयर क्रिमिनल कंसिपरेसी इज 1 टू विच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 195 अप्लाई, नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी। अब ये बताता है कि सेक्शन 195 सीआरपीसी के प्रोविजंस उस पर अप्लाई करते हैं। कोई क्रिमिनल कंसिपरेसी ऐसी है तो अब कोई कंसेंट नहीं चाहिए राज्य सरकार की और जिलाधिकारी की, ठीक है। अब ये हमारा हुआ 196। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 197, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम अपना चैप्टर 14 पूरा कर देंगे और फिर आज की वीडियो को, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब ये जो 196 का था, इसमें 196 में सब सेक्शन 3 भी एक बार वो पढ़ लेते हैं, हमारा वो छूट गया। सब सेक्शन 3 ऑफ 196, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में उनकी डिस्क्रिप्शन है, करे भी या ना करे, क्या, बिफोर अकॉर्डिंग सैंक्शन देने से पहले क्या करेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1A में जो सैंक्शन मांग रखी वो, एंड द डीएम में, और डीएम को भी निर्देश दिए गए हैं, वो क्या करेंगे सैंक्शन देने से पहले, में बिफोर अकॉर्डिंग सैंक्शन देने से पहले कोग्निजेंस लेने के लिए, अंडर सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बिफोर गिविंग कंसेंट अंडर सबसेक्शन 2 ऑर्डर अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो मैंने अभी 196 के जो भी 1 2 क्लोज बताए, 1 सब सेक्शन 1 बताया, सब सेक्शन 1 कैपिटल ए बताया, सब सेक्शन 2 बताया, तो उसमें विवरण दिया होता है ना कि भाई उसमें राज्य सरकारी चाहिए, उसमें राज्य सरकार की या जिलाधिकारी दे सकता है। तो ये व्यक्ति जो राज्य सरकार है हमारी, जैसे वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकती है, मतलब एक पुलिस ऑफिसर को कह सकती है भाई क्या मैटर है, एक बार लुक ओवर करो, मतलब लुक इनटू करो इस मैटर में, भाई हमें बताओ। तो हम ही अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं, हमें पता ही नहीं क्या मैटर चल रहा है, 2 साल से नीचे की क्या कंसिपरेसी हुई है, तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करो और मेरे को रिपोर्ट दो, तब मैं देखूंगा कि भाई कंसेंट देनी है नहीं देनी। तो 196 का 3 यही कह रहा है। और ये आ सकता है कि राज्य सरकार और वो जिलाधिकारी डीएम साहब किसको बोलेंगे कि कौन वो ऑफिसर होगा जिसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी। इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए वो। सीआरपीसी में हमने कई जगह देखा कि सब इंस्पेक्टर लिखा होता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर भाई ये करेगा, सब इंस्पेक्टर ही डॉक्टर को बोलेगा तभी उसकी रिक्वेस्ट पे मेडिकल होगा। सब इंस्पेक्टर तो हर जगह हाईलाइटेड है भाई इसमें सीआरपीसी में, लेकिन इंस्पेक्टर बहुत कम जगह दिया हुआ कि इंस्पेक्टर करेगा कार्रवाई। इंस्पेक्टर अब जो क्रिमिनल कंसिपरेसी की जो रिपोर्ट मंगवाएंगी राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो कौन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करेगा, इंस्पेक्टर करेगा, पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर करेगा, इंस्पेक्टर से नीचे की जो रैंक है वो नहीं करेगा, ठीक है। इन विच केस सच पुलिस ऑफिसर शैल हैव द पावर्स रेफर टू सबसेक्शन 3 ऑफ 155। तो उस केस में उस पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर, उसके पास कौन सी पावर आ जाएगी, जो 155(3) में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर होती है ना, वो वाली पावर्स उसके पास आ जाएगी इंक्वायरी होल्ड करने में, ठीक है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करने में। तो अब ये हुआ हमारा 196 पूरा। 197 पढ़ेंगे, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। भाई अभियोजन चलाया जाना है किसका, जजेस का, न्यायाधीशों का या फिर सरकारी वकीलों का, ठीक है। तो 197 का 1, व्हेन एनी पर्सन हु इज और वॉज अ जज और मजिस्ट्रेट और अ पब्लिक सर्वेंट नॉट रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं 1, व्हेन एनी पर्सन, जब कोई व्यक्ति, हु इज या तो है वो फिलहाल में, और वॉज अ जज या फिर पहले कभी जज था, और मजिस्ट्रेट या जो मजिस्ट्रेट अभी है या कोई पहले मजिस्ट्रेट था, और अ पब्लिक सर्वेंट या पहले अभी पब्लिक सर्वेंट प्रेजेंट में है या पहले कभी सरकारी कर्मचारी था, नॉट रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर वो अब नौकरी पे होता तो क्यों रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको नहीं किया जा सकता था अगर वो क्या करता, सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम।
उसको बस अगर अगर वो नौकरी करता होता, वो जज, वो मजिस्ट्रेट या वो सरकारी कर्मचारी, उसको बस तभी रिमूव किया जाता उसकी नौकरी से, तब सरकार की सैंक्शन आ जाती, तभी उसको रिमूव किया जाता। और अब क्या होता है, उसी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं कि इस जज ने, मजिस्ट्रेट ने या सरकारी कर्मचारी ने, जो कभी था नौकरी पर या वो रिटायर हो चुका, वो कभी नहीं था, मतलब अब नहीं है वो, तो उसने कोई वो कर दिया, कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, वाइल एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तो उसने एक्ट करते समय उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी एज अ जज, एज अ मजिस्ट्रेट, उसने कोर्ट रूम में बैठ के, अपनी कुर्सी में बैठ के कोई ऐसे ऑर्डर पास कर दिए जो कि उसने अपनी ड्यूटी में डिस्चार्ज करते हुए करे हैं, ठीक है। अपने घर से बैठे वो कोई क्राइम नहीं कर रहा है वो, ठीक है, ऑफेंस नहीं कर रहा है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सच ऑफेंस एक्सेप्ट, तो कोई भी कोर्ट उन जज का, मजिस्ट्रेट का, सरकारी कर्मचारी का कॉग्निजेंस, संज्ञान नहीं लेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, कब लेगा, विद द प्रीवियस सैंक्शन, मंजूरी लेंगे किसकी, वो कोर्ट, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, जो लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट है 2013 का, उसमें जो प्रोविजंस बताए गए हैं उसके तहत ही प्रोविजन फॉलो करते हुए सैंक्शन ली जाएगी। अगर किसी संज्ञान लेना है किसी जज के ऊपर या किसी मजिस्ट्रेट के ऊपर या फिर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर, उसने जो पहले, अब वो उस कुर्सी पर नहीं है, पर पहले जब कुर्सी पर बैठा था तो उसने ऑफिशियल डिस्चार्ज करते हुए अपनी ड्यूटी को कुछ कार्य किए थे, अब वो लेकिन ड्यूटी पर नहीं है, मतलब वो ये तो रिटायर हो चुका है, पहले कभी तो था पास्ट में, तो उसको लोकपाल एंड लोक आयुक्त जो बिल एक्ट है 2013 का, उसके तहत ही वो प्रोसीजर फॉलो होकर संज्ञान लिया जाएगा। अब ए, इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड, अब ऐसा मुकदमा है एक व्यक्ति का जो कि एम्प्लॉयड है, मतलब अभी कार्यरत है, और एज द केस में भी वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस एम्प्लॉयड, या फिर जब वो अपराध घटित हुआ, उसने किया एक गलती, उसने त्रुटि की एक ऑफिशियल डिस्चार्ज करते हुए अपनी ड्यूटी को, वो अपराध हुआ एक, तो वो तब कार्यरत था। इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो किसके अंतर्गत एम्प्लॉयड था, वो जज, मजिस्ट्रेट या सरकारी कर्मचारी यूनियन के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, तो किससे परमिशन ली जाएगी, लोकपाल और लोक आयुक्त बिल में एक्ट 2013 में केंद्र सरकार से ली जाएगी, ठीक है। अब भी इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज द केस में बी वॉज एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एलिज्ड ऑफेंस एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो जज, मजिस्ट्रेट किसी राज्य सरकार में एम्प्लॉयड था, कार्यरत था, तो अब किसकी सैंक्शन ली जाएगी, उस पर केस चलाने में, प्रोसिक्यूशन चलाने में, राज्य सरकार की ली जाएगी, ठीक है। अब 197 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजर, प्रोवाइडेड वेयर द एलिज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड बाय अ पर्सन रेफर टू इन क्लोज बी ड्यूरिंग द पीरियड व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लोज 1 ऑफ द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स इन द स्टेट, तो मान रहे हैं जो राज्य सरकार में जो जज और मजिस्ट्रेट था, और उसने जब एक आपातकाल लगा हुआ था, तो उसने आपातकाल के दौरान कोई ऑफिशियल ड्यूटीज में कुछ फंक्शंस डिस्चार्ज किए और उससे कोई अपराध घटित हो गया, तो अब कह रहा है clause B will apply as if the expression state government occurring there in the expression central government were substituted, तो अब आपातकाल जब लगा हुआ था, स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी, तो अब राज्य सरकार की परमिशन नहीं लगेगी उसको प्रोसिक्यूशन चलाने में उसके ऊपर, अब फिर केंद्र सरकार की परमिशन लगेगी, सैंक्शन लगेगी, अब उस पर प्रोसिक्यूशन चलाना था, ठीक है। तो अब ये 197 का 1 होगा, 197 का 2, इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है भाई, 197 की 1 की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट नो सैंक्शन शैल बी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट accused of any offence alleged to have been committed under section 166A, 166B, 354, 354A, B, C, D, 370, 375, 376, 376A, B, 376C, 376D। तो एक्सप्लेनेशन यह बता रही है, स्पष्टीकरण यह कर रही है कि जो ये वाले अपराध हैं, एसिड फेंकने वाले या फिर ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस, वुमेन के प्रति सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस किए हैं उस सरकारी कर्मचारी ने, इसमें जज और मजिस्ट्रेट नहीं लिखा हुआ, तो क्या उनके लिए अगर उन्होंने कोई सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस कमिट किए हैं, ऑफेंस किया है, तो क्या उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? यस, उनके लिए लेनी पड़ेगी। लेकिन पब्लिक सर्वेंट, अब पब्लिक सर्वेंट हमारे 21 आईपीसी के डेफिनेशन में जजेस भी आ जाते हैं, तो मान के चलिए भाई जजेस और मजिस्ट्रेट के लिए भी और कोई भी अन्य सरकारी कर्मचारी उसके लिए अगर उसने यह अपराध किए हैं, एसिड फेंका है, किसी महिला को स्टॉक किया है, वोयरिज्म किया है, डिसरोबिंग किया है, या उसने रेप बलात्कार कमिट किया, तो उसकी कोई सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा पकड़ो और उसका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करो, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन बोलती है 197 के 1 की एक्सप्लेनेशन। 197 का 2, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by any member of the armed forces of the union, कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा अगर कोई भी अपराध उसके आगे आता है कि किसने किया है, किसी फौजी ने किया है, वाइल एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, और फौजी ने वो अपराध किया और वो फौजी कैसे एक्ट कर रहा था, अपने डिस्चार्ज कर रहा था अपने दायित्व को जो उसको सरकार ने दिया हुआ है, अगर तब उसने कोई अपराध किया तब कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। अगर उसने वो ड्यूटी पर भी नहीं है, अपने विदाउट ड्यूटी, और वो अपने डिस्चार्ज भी नहीं कर अपनी ड्यूटीज़ को,
और फिर किसी का मर्डर कर देता तो क्या कोर्ट संज्ञान लेगा? ऑब्वियसली लेगा, ठीक है, चाहे वो फौजी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो फौजी अगर भाई डिस्चार्ज कर रहा था अपने ड्यूटीज में, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा था, उसने कोई अपराध किया तो किसकी सेंशन लेगा कोर्ट? केंद्र सरकार की सेंशन लेगा फौजियों के केस में, ठीक है। अब 197 का 3, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्टेड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 shall apply to the such class of categories of the member forces charged with the maintenance of the public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that subsection will apply as if for the expense central government occurring therein the expense state government were substituted। तो मान के चलो राज्य सरकार के एरिया में कोई फौजी की यूनिट लगी हुई है, अब उनमें से कोई अपराध कर देता है कोई फौजी और अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज में करता है, तो अब मान के चलो फिर आप किसकी सेंशन लेनी पड़ेगी? अगर कोई उस फौजी को चार्ज करना चाहेगा तो अब राज्य सरकार की लेनी पड़ेगी। तो मान के चलो जहाँ वो सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा था, तो मान के चलो सबसेक्शन 2 भी इसके ऊपर लग जाएगा। अगर राज्य में उसने किया है उस फौजी ने कोई अपराध, तो अब राज्य सरकार की परमिशन लगेगी, ठीक है। अब 197 का कैपिटल 3 सबसेक्शन 3 कैपिटल ए, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3, सब कुछ भूल जाओ जो सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है, कुछ याद मत रखो, यह पढ़ो। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा किसी अपराध का, अनलेस टू हैव बीन कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इन अ स्टेट, और जो किसी फौजी ने किया है और वो फौजी बस क्यों वहाँ पे एक राज्य में कार्यरत था, क्योंकि भाई उसको मेंटेनेंस की ड्यूटी दी गई थी, भाई पब्लिक ट्रांक्विलिटी बिगड़ी पड़ी, हालात बिगड़े पड़े राज्य के, उसको आप मेंटेन करो, पब्लिक में पीस बनाओ, ठीक है। वाइल एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, और वो एक्ट करने लग गया अपने दायित्व में, ठीक है, वो डिस्चार्ज करने लग गया। ड्यूरिंग द पीरियड वाइल प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 356 के क्लोज 1 में मतलब स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी, और अब उस फौजी ने कोई अपराध किया है, मतलब अपराध क्या किया, उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को इस्तेमाल करते हुए किसी जो भीड़ इकट्ठी होती है उसको डंडे उंडे मार दिया। वो भीड़ कोर्ट में जाके कंप्लेंट तो कर सकती है, उनकी राइट है, कंप्लेंट करेगी, पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। क्यों संज्ञान नहीं लेगा? क्योंकि भाई 356 के 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट इमरजेंसी लागू थी राज्य में, और अब उस पता भी है स्टेट को, भाई उस कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को पता भी है भाई स्टेट इमरजेंसी लागू थी, और फौजी ने ये डंडे डंडे जो इन पे बरसाए हैं इनको घर भेजने के लिए बरसाए हैं, तो अब इन पे कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कब लिया जा सकता है? विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर भाई फिर भी अगर वो लोग जिन पर फौजियों ने अपने ड्यूटीज के दौरान डंडे बरसाए थे जब स्टेट इमरजेंसी लगी हुई थी, तो वो व्यक्ति जो विक्टिम बने हैं, जो मतलब अपने आप को विक्टिम दर्शा रहे हैं, कंप्लेनेंट बने हुए हैं, तो किसकी सेंशन लेंगे? केंद्र सरकार की सेंशन लेंगे, फिर ही उस फौजी पर केस हो सकता है, ठीक है। अब ये सेक्शन 197 का सेक्शन सब सेक्शन 3 कैपिटल बी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका हम सेक्शन 197 का सब सेक्शन 4 पढ़ते हैं, जो कि इसका लास्ट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, एज द केस में भी जैसा मुकदमा हो, मे डिटरमाइन द पर्सन बाय होम, डिटरमाइन तय कर देगी कौन से व्यक्ति द्वारा क्या होगा, द मैनर इन विच, किस तरीके से, एंड द ऑफेंस और ऑफेंसेस फॉर विच, अपराध के लिए, अपराधों के लिए, किसके लिए, कौन से अपराधों के लिए, द प्रोसिक्यूशन ऑफ सच जज मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट इज टू बी कंडक्टेड, तो प्रोसिक्यूशन अभियोजन इन जज ने जो अपराध किया है, इस मजिस्ट्रेट ने जो अपराध किया है, इस सरकारी कर्मचारी ने जो अपराध किया है, इसका प्रोसिक्यूशन कौन चलाएगा, एंड मे स्पेसिफाई द कोर्ट बिफोर विच द ट्रायल इज टू बी हेल्ड, और स्पेसिफाई भी कर दिया जाएगा कि कौन से कोर्ट के सामने जज मजिस्ट्रेट और सरकारी कर्मचारी की ट्रायल चलेगी। तो मेनली अगर कोई जैसे मान के चलो MP MLA कोई अपराध कर देते हैं, MP MLA का अपराध कर देते, तो MP MLA तो भाई पब्लिक सर्वेंट में आते हैं डेफिनेशन में, तो इनका MP MLA कोर्ट अलग बनाया हो ना, केंद्र सरकार ने गठन किया हो ना MP MLA कोर्ट का, तो MP MLA के सारे केस वहाँ पे देखे जाते हैं, इंक्वायरी और ट्रायल वहाँ पे चलती है, तो ये किसके तहत होती है? 197 सबसेक्शन 4 के तहत होते हैं, ठीक है। तो इसमें कई स्टेट में अमेंडमेंट भी है, असम में है, महाराष्ट्र में, मणिपुर में है, तो यह पढ़ लेना अपनी बुक में से। अब हमारा ये हो गया, ये रह गया है सेक्शन 198 और सेक्शन 198 कैपिटल ए और 198 कैपिटल बी और 199 रह गया, ठीक है। ये 4 हमारे रह गए हैं, मतलब 2 रह गए, 198 में 2 पार्ट्स हैं और 199, तो हम पढ़ते हैं। तो 198 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं जो ऊपर के सब सेक्शन 1 और 2 वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सेक्शन 198 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, अब अभियोजन उन अपराधों का कौन चलाएगा जो कि अपराध हुए हैं मैरिज के विरुद्ध, ठीक है, मैरिज के अगेंस्ट। तो अब 198 का 1, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 20, तो कोई भी अदालत कॉग्निजेंस संज्ञान नहीं लेगा जो कि अपराध IPC में कौन से चैप्टर के अंतर्गत, तो सब्सटेंटिव लॉ कौन सा लग रहा है? चैप्टर 20 वाला, ठीक है। और 20 वाले में कौन से अपराध दिए गए हैं? यही दिए गए ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज दिए गए हैं, इससे लेकर 493 से लेकर
493 से लेकर 498 है, ठीक है, आईपीसी सेक्शन 493 से लेकर 498, हाँ पक्का यही है, ठीक है, आईपीसी के। तो ये हमारे चैप्टर 20 आईपीसी में दी गए हैं। तो कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है। एक्सेप्ट कब लेगा? अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस, तो सिर्फ उसकी कंप्लेंट पे, दरख्वास्त पे ऑफेंस वो संज्ञान लेगा जो 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 व्यक्ति दुखियारा मानता है अपने आप को कि उसके साथ अपराध हुआ है, ठीक है, तो ही लेगा। तो ऑब्वियसली एक व्यक्ति की वाइफ के साथ एक व्यक्ति की वाइफ के साथ किसी ने रिलेशन बनाया है किसी, और जो वो उसका हस्बैंड भी नहीं है, तो ऑब्वियसली दुखियारा कौन होगा? उस वाइफ का हस्बैंड होगा। तो वो दरख्वास्त करेगा, वो कंप्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में, तभी अब कोग्निजेंस लिया जाएगा, ठीक है। यह जनरल रूल है 198(1) में, ये ऐसा आ सकता है प्री में। अभी प्रोवाइजो दी गया है, प्रोवाइडेड दैट ए वेयर सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स और इज एन इडियट और ल्यूनेटिक, अगर वह व्यक्ति जो दुखियारा व्यक्ति है जिसको की कंप्लेंट देनी है वो क्या है, 18 साल से कम का बालक है, और एन इडियट या फिर पागल है, और लूनेटिक या फिर वो लूनेटिक है। ये इडियट और लूनेटिक और इनसेन एक जैसे ही होते हैं, मतलब इनमें थोड़ी डिग्री के फर्क होता है और ज़्यादा कोई मैटर नहीं है। और इज फ्रॉम सिकनेस और इन्फॉर्मिटी अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट, या फिर वो इतना बीमार है कि वो दरख्वास्त ही नहीं कर पाता है, या फिर उसमें इतनी कमजोरी है वो कोर्ट में चल कर नहीं आ सकता, भाई जैसे ही बेड से उठता है वैसे ही गिर जाता है, इतना इन्फर्म हो चुका है, वो कमजोर हो चुका है। और इज अ वुमेन हु अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स एंड मैनर्स ought नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, ये दुखियारी महिला है कोई जिसने कंप्लेंट देनी थी, भाई मान के चलो उसके पति ने किसी के साथ रिलेशन बना लियो, उस वाइफ के साथ ना बनाए तो किसी और के साथ बना लियो, तो दुखियारी महिला कौन हो गई? अग्रीड पार्टी कौन हुई यहाँ पे? उसकी वाइफ हुई ना। तो अब मान के चलो उसकी वाइफ इन्फर्म है, उसकी वाइफ पब्लिक में अपीयर नहीं होती, वो पर्दानशीन वाइफ है, मान के चलो, ठीक है। सम अदर पर्सन में, तो अब और कोई अन्य व्यक्ति क्या करेगा? मैं उसके डिसीजन में कर सकता है क्या? विद द लीव ऑफ द कोर्ट, पहले अदालत की परमिशन ली जाएगी, फिर क्या होगा? कंप्लेंट फाइल करेगा, मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज और हर बिहाफ, उसके बिहाफ पे, उस व्यक्ति के बिहाफ पे जो 18 साल से कम का बालक है, इडियट है, लूनेटिक है, या फिर सिक है, इन्फर्म है, या फिर कोई महिला है जो पब्लिक में आ नहीं सकती, पर्दानशीन लेडी है, तो कोई और व्यक्ति उनके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर देगा, पर पहले कोर्ट की परमिशन लगेगी, ठीक है। अब प्रोवाइजो का बी, वेयर सच पर्सन इज द हस्बैंड एंड ही इज सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। अब भाई किसी फौजी की वाइफ के साथ किसी और अन्य व्यक्ति ने रिलेशन बना लिए, और अब फौजी को पता लग गया, फौजी ने दुख मान लिया, अब वो दुखियारा हुआ ना, उसको कंप्लेंट करनी चाहिए इसकी, इन ऑफेंसेस की। तो कह रहा है वो फौजी है, वो व्यक्ति, वो हस्बैंड, ठीक है, और वो अभी अपने ड्यूटी पर है, कार्यरत है अपने वहाँ पे जहाँ पे उसकी यूनिट बटालियन है। तो यही कह रहा है, अंडर कंडीशंस विच आर सर्टिफाइड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर्स, where such person is the husband and he is serving in any of the armed forces of the union under conditions which are certified by his commanding officer or as precluded him from obtaining leave, और उसके कमांडिंग ऑफिसर ने बोल रखा है भाई घर नहीं जा सकता, अभी युद्ध छिड़ने वाला है, तू घर जाएगा कंप्लेंट करने मजिस्ट्रेट साहब को, नहीं तू घर नहीं जा सकता। अब तो क्या करेगा वो फौजी, ठीक है। अनेबल हिम टू मेक अ कंप्लेंट इन पर्सन, उसको जाने नहीं देता उसको कमांडिंग ऑफिसर कर, तो क्या करेगा? सम अदर पर्सन ऑथराइज बाय द हस्बैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 में मेक अ कंप्लेंट इन दिस। तो अब वो फौजी किसी अन्य व्यक्ति को ऑथराइज कर देगा, अपने गांव का कोई व्यक्ति होगा, उसके दोस्त होगा, उसको ऑथराइज कर देगा कि भाई अब जिस व्यक्ति ने मेरी वाइफ के साथ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज किए हैं, तू उसकी कंप्लेंट कर, और मैं तो फौज में हूँ, मेरे को तो छुट्टी नहीं मिल रही, तू उसकी कंप्लेंट कर, तो वह व्यक्ति कर देगा, ठीक है। अब प्रोवाइजो सी 198 के सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो सी हम पढ़ रहे हैं, वेयर द पर्सन अग्रीड बाय एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 494 और 495। अब कोई व्यक्ति है जो दुखियारा व्यक्ति है, और किस में? ये बाइगैमी वाले ऑफेंसेस में 494 आईपीसी और 495 आईपीसी में बाइगैमी के दे रखे हैं। अब उससे उस इन ऑफेंसेस से कोई दुखियारा है आईपीसी के, तो वो है इज द वाइफ। अगर वो तो वाइफ है तो क्या है? कंप्लेंट में भी मेड ऑन हर बिहाफ बाय फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर, और बाय हर फादर्स और मदर्स, ब्रदर और सिस्टर, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। अगर बाइगैमी का अपराध का विक्टिम कौन है? कोई वाइफ है, मतलब किसी उस वाइफ के हस्बैंड ने 2 मैरिज कर ली, तो अब उसकी कंप्लेंट कौन देगा? तो जरूरी नहीं है कि वो महिला ही दे, वो वाइफ ही दे, कोई भी दे सकता है। अरे वो कोई में कौन आता है? ये उसका पापा भी दे सकता है, मदर भी, ब्रदर भी, सिस्टर भी, सन भी, डॉटर भी, ठीक है। उसका फादर भी दे सकता है, उसका मदर भी दे सकता है, या कोई भी व्यक्ति जो कि उसके साथ खून का रिश्ता है, उसके साथ, जो उस महिला के साथ जिसके साथ बाइगैमी हुई है, और या तो उससे और वो मैरिज से उसके साथ आया, या अडॉप्शन,
उसने मान के चलिए उस महिला ने कोई 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 बेबी अडॉप्ट किया था और वो अब बड़ा हो गया 20 साल का 18-19 साल का, तो अगर उसके पापा ने अब बाई गमी दूसरी शादी कर ली तो अब उसकी मम्मी को दुख हुआ ना, अब तो वो अडोप्टेड चाइल्ड भी अब कंप्लेंट कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, तभी संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान क्या लिया जाएगा, कंप्लेंट कर सकते हैं वो, ठीक है। अब 198 का सबसेक्शन 2 फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 नो पर्सन अदर देन द हस्बैंड ऑफ द वुमन शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीव्ड बाय एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 497 और सेक्शन 498 ऑफ द सेड कोड। तो मान के चलिए जो सबसेक्शन 1 में जो बताया हो ना, सारी जो बताया हो कि भाई चैप्टर 20 में जो अग्रीड पर्सन कौन होगा, तो अगर अग्रीड पर्सन किस में 497 और 498 की केस में भाई किसी की वाइफ को एंटीसिस कर लिया किसी व्यक्ति ने और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, यह दर्शाते हो कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ और उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, तो अब माना जाएगा कि अग्रीड पर्सन कौन है, उसका उस लेडी का हस्बैंड है अग्रीड पर्सन, कोई उसको और अलग से कोई अग्रीड पर्सन नहीं होगा, तो अग्रीड पर्सन वो हस्बैंड है और उसकी कंप्लेंट पर होगा, अब उसकी कंप्लेंट पर अब कोग्निजेंस लिया जाएगा। ये 198 का तो 2 था। और 198 का सबसेक्शन 3 where in any case falling under clause A of the proviso to subsection 1 the complaint is sought to be made on behalf of the person under the age of 18 years or lunatic by a person or who has not been appointed or declared by a competent authority to be guardian of the person of the minor or lunatic, and the court is specified that the guardian is so appointed or declared, the court shall before granting the application for leave post notice to be given such guardian and give him reasonable opportunity of being heard। जो ये प्रोवाइजो ए में जो दिया गया था ना कि कोई व्यक्ति भाई 18 साल से नीचे का या इडियट है, लुनेटिक है, तो उसके बिहाफ पे कंप्लेंट गार्जियन ही करेगा, और वो गार्जियन भी वो वाला होना चाहिए जिसको कोर्ट ने कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको ऑथराइज किया हो, तो वो ही कंप्लेंट करेगा। ये नहीं है कि कहीं कोई भी एरा गैरा नत्तू गैरा बन जाएगा और वो कंप्लेंट कर देगा, नहीं, तो वो गार्जियन ही कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होना चाहिए, अपॉइंटेड गार्जियन होना चाहिए, वो ही कंप्लेंट करेगा। तो अब इसके 198 का 4 पढ़ लेते हैं। द ऑथराइजेशन रेफर टू क्लोज बी ऑफ द प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 शैल बी इन राइटिंग। तो द ऑथराइजेशन जो फौजी जो कमांडिंग ऑफिसर का जो छुट्टी नहीं दे रहा था, वो फौजी की वाइफ के साथ किसी ने रिलेशन बना दिया, फौजी एग्रीड हो गया, तो फौजी जो ऑथराइजेशन देगा किसी व्यक्ति को कि भाई मेरे बिहाफ पे केस डाल दे, तो वो लिखित रूप में देगा उसको ऑथराइजेशन, बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। और बस ये काउंटर साइन उसका कमांडिंग ऑफिसर काउंटर साइन करेगा, बस यूँ कर रहा है कि भाई हाँ इसको लीव नहीं मिल सकती इसलिए मैं काउंटर साइन कर रहा हूँ। एंड शैल बी कंप्लीट बाय सर्टिफिकेट साइन बाय डेट ऑफिसर, और एक सर्टिफिकेट भी देगा कमांडिंग ऑफिसर साइन करके, टू डेट इफेक्ट विद द लीव ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कंप्लेंट इन पर्सन कैन नॉट फॉर द टाइम बिंग फॉर ग्रांटेड फॉर द हस्बैंड। तो अगर कमांडिंग ऑफिसर साइन करके एक अथॉरिटी एक ऑथराइजेशन लेटर दे देगा और उस पर एक सर्टिफिकेट बना दे देगा, तो कोई और व्यक्ति फौजी के भी यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। अब 198 का सबसेक्शन 5 एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सच एन ऑथराइजेशन एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 and any document purporting to be signed required by that subsection unless the contrary is proved be presumed to be genuine and shall be received any evidence। तो मान के चलिए एक फौजी ने कोई ऑथराइजेशन लेटर किसी व्यक्ति के हाथों पहुंचवा दिया और अब वो व्यक्ति उस फौजी के बिहाफ पे केस कर रहा है, क्योंकि भाई मान के चलिए वो केस कर रहा है भाई उसकी वाइफ के साथ किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, अब उसको दुख लग रहा है, तो अब जो ऑथराइजेशन लेटर भेजा है ना कोर्ट में उस फौजी ने, तो उसको मान लीजिएगा कि ये क्या है, ये है, इसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा जब तक कि विपरीत हालात ना दिखाया जाए कि ये जेन्युइन है और इसको गवाही में भी लिया जाए, ठीक है। अब 198 का सबसेक्शन 6 नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 आईपीसी वेयर सच ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ बीइंग अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इफ मोर देन 1 ईयर हैज बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा कौन से अपराध होगा अंडर सेक्शन 376 आईपीसी। अगर वाइफ ने कंप्लेंट करी है सेक्शन 376 आईपीसी की, ठीक है, या फिर पुलिस रिपोर्ट हुई है उसके खिलाफ, वेयर सच ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और 376 में ऑब्वियसली सेक्सुअल इंटरकोर्स का अपराध है वो, बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, एक व्यक्ति ने अपनी ही वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, उसकी वाइफ ने अब कंप्लेंट कर दी कोर्ट में, ठीक है, तो कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? द वाइफ बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, और वाइफ 18 साल से कम की उम्र की है, ठीक है, और उसने कंप्लेंट की है। इफ मोर देन 1 ईयर हैज बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, अगर कि 1 साल से ज्यादा elapse हो गए हैं जब अपराध घटा था उससे 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो भी कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। तो मान के चलिए एक 18 साल से नीचे की कोई किसी की वाइफ है और उसके हस्बैंड ने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया, ठीक है, वाइफ की कोई सहमति नहीं थी, ठीक है, वाइफ की कोई सहमति नहीं थी उस टाइम इंटरकोर्स करते टाइम, वो जब वो इंटरकोर्स कर रहा था, तो अब उसने सहमति नहीं थी, तो उसने 2-3 दिन बाद ला के 376 की कंप्लेंट मतलब मजिस्ट्रेट को बता दी कि मेरे हस्बैंड ने मेरी कंसेंट के बिना इंटरकोर्स किया है। तो अब यही कह रहा है अगर 2-3 दिन बाद तुरंत बता दे कि तो कोग्निजेंस ले लेगा, अगर 1 साल निकल जाएगा उन बातों को तो कोग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है। अब 198 का सबसेक्शन 7 द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू द अबैटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट ऑफ एन ऑफेंस एज दे अप्लाई टू द ऑफेंस। तो इस जो ये प्रोविजन है 198 है
ये सीधा सीधा इसी जो ये वाले अपराध हुए हैं ना, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज चैप्टर 20 वाले, तो ये अबैटमेंट वाले में भी यही लग जाएंगे। अगर किसी ने अबैट किया है तो अबैटर को भी इसमें लाइबल कर लो, और अटेम्प्ट टू कमिट या प्रयास किया है कमिट करने के लिए तो इसमें लाइबल कर दो। तो अब आपको 4 स्टेजेस तो पता है ना, उसकी 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम तो पता है ना, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन, ये 4 स्टेजेस होती हैं। इनको अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लो। कौन कौन सी? इंटेंशन, ठीक है, दूसरी प्रिपरेशन, तीसरी अटेम्प्ट और चौथी कमीशन। ये 4 स्टेजेस होती है एक ऑफेंस में, यही होता है और कुछ नहीं होता ऑफेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 198 कैपिटल ए, 198 हमारा सिंपल, 198 हमारा पूरा हो, 198 कैपिटल ए पढ़ेंगे। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी। अब अभियोजन जो सेक्शन 498 कैपिटल आईपीसी है उसका कैसे चला जाएगा? 498 कैपिटल ए आईपीसी क्या है? ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, ठीक है, चैप्टर 20 कैपिटल ए आईपीसी में दिया गया है, ठीक है। 1983 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था सॉरी। अब 198 कैपिटल ए की बॉडी हम पढ़ेंगे। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी। कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा कौन से अपराध का? 498 कैपिटल ए आईपीसी का। क्यों नहीं लेगा? एक्सेप्ट कब लेगा? अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ फैक्ट्स। भाई जब तक उसको पुलिस रिपोर्ट उसको तथ्यों की उसको मिलेगी कोर्ट को, तब संज्ञान लेगा। विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, और उस पुलिस रिपोर्ट से दिखता हुआ मिल रहा है कि हाँ भाई दिख रहा है कि ऑफेंस अपराध हुआ है। और अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय अ पर्सन अग्रीड बाय द ऑफेंस, या फिर कंप्लेंट 498 ए की कंप्लेंट कौन करेगी? वो वाइफ करेगी जिसके साथ क्रुएलिटी हुई है। और बाय हर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, या फिर उसका फादर करेगा, मदर करेगी, ब्रदर करेगा, सिस्टर करेगा कंप्लेंट उसके बिहाफ पे, ठीक है। किसके बिहाफ पे? अपनी बेटी के बिहाफ पे, अपनी बहन के बिहाफ पे मैजिस्ट्रेट को कर देगा कंप्लेंट फैक्ट्स की, ठीक है, कि ये मेरी बहन के साथ ये क्रुएलिटी होती है। द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, ठीक है। और लीव ऑफ द कोर्ट ली जाएगी अगर भाई वो वो वुमेन करेगी जिसके साथ क्रुएलिटी हुई है, तो पहले परमिशन लेगी कि सर मेरे को कंप्लेंट करनी है, क्या मैं कंप्लेंट फाइल कर दूं? या उसका ब्रदर वगैरह करेगा, सिस्टर, मदर फादर करेंगे तो उनको भी लीव ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी। बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, तो लीव ऑफ द कोर्ट इनके केस में लेनी पड़ेगी अगर कोई व्यक्ति उस लेडी के साथ खून के रिश्ते से जुड़ा हुआ है, मैरिज से जुड़ा हुआ है, या फिर अडॉप्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको लीव ऑफ द कोर्ट लेनी पड़ेगी। तो क्या वुमेन जिसके साथ क्रुएलिटी हुई वो डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेंट दे सकती है विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट? यस, वो सबमिट करा सकती है, ठीक है। अब सेक्शन 198 कैपिटल बी हम पढ़ेंगे। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, अब संज्ञान लेगा अपराध किसका? इसका इधर। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376 बी ऑफ द इंडियन पीनल कोड वेयर द पर्सन्स आर इन अ मैरिटल रिलेशनशिप। कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा कौन से अपराध का? 376 कैपिटल बी का। 376 कैपिटल बी आईपीसी क्या बोलता है भाई? जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री आई पड़ी थी हस्बैंड वाइफ के बीच में, उनको अलग किया होता जुडिशियली 1 साल के लिए, और अब हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेम्प्ट कर दिया, कमिट कर दिया, तो अब यही कह रहा है कि अब वाइफ कंप्लेंट देती है उसको मैजिस्ट्रेट को कि सर हमारी जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट ने करवाई हुई थी, फैमिली कोर्ट ने, और फिर भी इसने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो वो कह रहा है कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। पर कब लेगा? एक्सेप्ट अपॉन प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन ऑफ द फैक्ट्स व्हिच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस अपॉन अ कंप्लेंट हैविंग बीन फाइल्ड और मेड बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड। एक प्राइमा फेसी जब कोर्ट संतुष्ट हो जाएगा ना अदालत कि हाँ भाई ये अपराध होता हुआ दिख रहा है और इनकी जुडिशियल सेपरेशन की अपनी डिग्री दिखा देगी। प्राइमा फेसी कैसे संतुष्ट करेगी? सर ये मेरे रात को मेरे घर आया था, मेरे पड़ोसी से पूछ लो, और 2 घंटे मेरे कमरे में रह गए, मेरी कोई भी कंसेंट नहीं थी, हमारी जुडिशियल सेपरेशन हो गई, ये देखो। अब प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया से कोर्ट संतुष्ट, अब प्रोसिक्यूशन चालू उसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर? उसके हस्बैंड के ऊपर, तो संज्ञान ले लेगा कोर्ट, ठीक है। तो यह था हमारा 198 कैपिटल बी। अब हम आज का हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 199 ऑफ द सीआरपीसी, यह पढ़ेंगे। प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, अभियोजन डिफेमेशन का, बदनामी करने का कैसे चला जाएगा? 199 का 1, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 ऑफ द आईपीसी। कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा कौन से अपराध होगा जो कि चैप्टर 21 आईपीसी में पनिशेबल है। अब चैप्टर 21 आईपीसी में कौन से पनिशेबल है? ऑफ डिफेमेशन के चैप्टर 21 ऑफ डिफेमेशन के बारे में बताता है, सेक्शन 499 से लेके सेक्शन 502 आईपीसी तक बताता है, ठीक है। सेक्शन 499 टू सेक्शन 502 आईपीसी चैप्टर 21 है ऑफ डिफेमेशन, ठीक है। तो कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है। और कब लेगा? एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन अग्रीड बाय द ऑफेंस, उसकी जो जिस व्यक्ति की बदनामी हुई है उसकी कंप्लेंट, वो कंप्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में, उस पर ही संज्ञान लिया जाएगा। अब प्रोवाइजो इसका 199 के 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट वेयर सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसकी बदनामी हुई है वह व्यक्ति 18 साल से कम का है, जिसकी डिफेमेशन नहीं हुई, और इज एन इडियट, या वह पागल है, और लुनेटिक है, और इज फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी अनएबल टू मेक अ कंप्लेंट, या फिर कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से कंप्लेंट नहीं मेक कर सकता अपने डिफेमेशन की,
और ये वीमेन हु अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम एंड मैनर्स, या कोई महिला है जो पर्दानिशीन महिला है, वो मतलब रीति रिवाजों के अपना मुंह नहीं दिखाती मतलब संसार को। और नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, वो जनता जनार्दन में उसको आप कंपेल विवश नहीं कर सकते कि आप आइए कोर्ट में, वो अपना मुंह दिखाती नहीं संसार में, क्योंकि रीति रिवाज ही ऐसे हैं, पर्दानशीन है वो। सम अदर पर्सन मे विद द लीव ऑफ द कोर्ट मेक अ कंप्लेंट इन ऑन हिज और हर बिहाफ, तो कोई और अन्य व्यक्ति पहले कोर्ट की परमिशन लेगा, फिर उनके बिहाफ पे, उस 18 साल से कम के बालक बिहाफ पे, उस इडिट के बिहाफ पे, उस ल्यूनेटिक के बिहाफ पे, महिला जो पब्लिक पे नहीं आती जाती, जो पर्दानशीन है, उसके बिहाफ पे परमिशन लेगा कोर्ट से, और फिर कंप्लेंट फाइल करेगा। ठीक है, तो ये 199 के 1 हुआ। 199 का 2, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इस कोड, इस कोड का सब कुछ भूल जाइए, नॉन ऑब्स्टेंटे बता रहा है, सब कुछ भूल जाइए, बस यही पढ़िए। 199 के 2 को याद रखिए अब, और सब कुछ भूल जाइए, जो 483 हमारी सेक्शन है उनको भूल जाइए, बस ये याद रखिए। वेयर एंड व्हेन एनी ऑफेंस फॉलिंग अंडर चैप्टर 21 ऑफ द आईपीसी इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन हु, जब चैप्टर 21 वाले ऑफेंस किसके एक व्यक्ति के विरुद्ध घटे हैं, और वो व्यक्ति कौन है, एट द टाइम ऑफ सच कमीशन, उस कमीशन के दौरान जब वो एक्ट, जब डिफेमेशन हुई थी, तब वो व्यक्ति क्या था, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति थे इंडिया के, राष्ट्रपति थे हैं इंडिया के, उनकी बदनामी की गई है। द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति इंडिया के, गवर्नर राज्यपाल स्टेट के, राज्य के, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी, भाई एडमिनिस्ट्रेटर है यूटी के, केंद्र शासित प्रदेश के, और मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, या यूनियन मिनिस्ट्री मतलब कैबिनेट मंत्रिमंडल के वह मिनिस्टर हैं, और स्टेट या राज्य की मंत्रिमंडल के वे मिनिस्टर है, और यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी के वे मंत्रिमंडल के मिनिस्टर हैं, तो और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट, या फिर बदनामी हुई है किसकी, कमीशन हुआ है जब यह सरकारी कर्मचारी था किसी भी केंद्र का या सरकार का, उस व्यक्ति की बदनामी हुई है, और किसने करी, किसी व्यक्ति ने करी होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, अ कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, और इनकी बदनामी क्यों करी है एक व्यक्ति ने, बस इन्होंने कोई अपने ऑफिस से संदर्भित कोई काम करा था, अब भाई किसी व्यक्ति को जिसने जो इसमें अक्यूज बनेगा उसको पसंद नहीं आएगा, उसने बदनामी कर दी होगी कि भाई ये तो बहुत मक्कार है, ये तो पैसे लेके करता सारे काम, अब उसकी बदनामी करी ना उस सरकारी कर्मचारी की, अब कौन कॉग्निजेंस लेगा इसका, कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय ही कॉग्निजेंस संज्ञान लेंगे इन अपराधों का, विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट, और अब भाई केस को कमिट क्यों करेगा, जब सत्र न्यायालय खुद संज्ञान ले लिया, तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों केस को कमिट करेगा, कुछ कमिटल नहीं होगा इसमें। अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पीपी, और सत्र न्यायालय को कौन कंप्लेंट लिख के देगा, दरख्वास्त लिख के देगा कि भाई हमारे राष्ट्रपति साहब की, राज्यपाल साहब की, उपराष्ट्रपति साहब की बदनामी की है इस व्यक्ति ने, यह कंप्लेंट लीजिए, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, मैं आपको कंप्लेंट दे रहा हूँ कोर्ट ऑफ सेशन को, तो वह संज्ञान ले लेगा कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन अपना एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड यूज कर लेगा। ठीक है, 199 का 3, एवरी कंप्लेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल सेट फोर्थ इन द फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट द ऑफेंस अलेज्ड, तो हर जो कंप्लेंट, जो दरख्वास्त पीपी साहब करेंगे उसमें फैक्ट्स होंगे, तथ्य होंगे कि किन तथ्यों से, मतलब क्या क्या फैक्ट्स है उस डिफेमेशन के, वो फैक्ट्स तो लिखे जाएंगे। द नेचर ऑफ द सच ऑफेंस, भाई किस श्रेणी का अपराध है, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज रीजनेबल सफिशिएंट टू गिव नोटिस टू द अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस अरेस्ट टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम, और भाई कोई और हालात लिखने, कोई और सर्कमस्टेंसेस लिखने हैं जिससे कि जो नोटिस उसको जाए, भाई अक्यूज को सम्मन जाए, वारंट जाए, तो वो उसको पता लग जाए, हाँ तूने उस टाइम ये कहा था और अब उसका ये सम्मन आया हुआ है, उसका ये वारंट आया हुआ है, चल तू कोर्ट में। ठीक है, तो 199 का 4, नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द पीपी एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ, अब पीपी खुद ये नहीं अपनी मर्जी से कंप्लेंट दे देगा कोर्ट ऑफ सेशन में, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बदनामी हुई है, वो किसकी सेंशन लेगा पीपी पहले, ए ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द केस ऑफ अ पर्सन हु और हैज बीन गवर्नर ऑफ द स्टेट और द मिनिस्टर ऑफ द दैट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की परमिशन लेगा पीपी, अगर की राज्यपाल की डिफेमेशन हुई है, या मंत्रिमंडल, जो राज्य सरकार की मंत्रिमंडल के कोई मंत्री है उसकी डिफेमेशन हुई है, या किसी इनकी हुई है, देखो राज्य सरकार की परमिशन लेगा पीपीबी, और द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी केस, इन एनी ऑफ द केस अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द स्टेट, या राज्य सरकार की परमिशन लेगा अगर की एक जो सरकारी कर्मचारी है उसकी डिफेमेशन हुई, बदनामी हुई, और वो सरकारी कर्मचारी किसके लिए काम कर रहा था, राज्य सरकार के अफेयर संभाल रहा था राज्य के लिए, तो भी पीपी किसकी परमिशन लेगा, राज्य सरकार की। अब सी, और द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी अदर केस, अगर भाई फिर राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की बदनामी हुई है, डिफेमेशन की है किसी व्यक्ति ने, तो पीपी साहब कंप्लेंट फाइल करेंगे, तो किसकी परमिशन लेंगे, सैंक्शन लेंगे, तो केंद्र सरकार की लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, प्री में आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे सेक्शन 199 का 5, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ विच द ऑफेंस इज अरेस्ट टू हैव बीन कमिटेड। 6 महीने, जैसे ही उस एक व्यक्ति ने, एक अपराधी ने राष्ट्रपति की या फिर उपराष्ट्रपति की या फिर राज्यपाल की या फिर यूनियन मंत्रिमंडल के मिनिस्टर की या राज्य मंत्रिमंडल के मिनिस्टर की बेइज्जती करी, डिफेमेशन करी, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 6 महीने में ही कंप्लेंट देनी है कोर्ट ऑफ सेशन को। 6 महीने, एक दिन भी हो गया ना, और 473 में कोई टाइम उसको मिला नहीं एक्स्ट्रा, मतलब उसमें बेनिफिट नहीं मिला एक्सक्लूजन्स का, तो
कोग्निजेंस नहीं लेगा कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये प्री का क्वेश्चन है, कितने महीने में कंप्लेंट देगा और कब से देगा। ये 6 महीने कब से कैलकुलेट किए जाएंगे, 6 महीनों के अंदर अंदर, कब से, वह बदनामी होने वाले टाइम से, ठीक है। जैसे आज बदनामी हुई है, आज किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति साहब की बदनामी करी है, ये राष्ट्रपति साहब ने कुछ अपने कुर्सी पे बैठे हुए कुछ सरकारी ऑर्डर फरमान जारी किया था और उसमें वह उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने बदनामी कर दी। तो आज की डेट से 6 महीने गिने जाएंगे, आज की डेट से 6 महीने बीत गए, तब तक कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई, कंप्लेंट फाइल हो रही जाके 8वें महीने में, तो कोर्ट ऑफ सेशन कोग्निजेंस नहीं लेगा, ठीक है। ये था हमारा 199 का सबसेक्शन 5। अब हमारा आज का सबसेक्शन 6 है जो लास्ट है, 199 का सबसेक्शन 6 वो पढ़ेंगे, फिर आज की क्लास खत्म। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the offence is alleged to have been committed। तो ये सेक्शन बस उस व्यक्ति की राइट अफेक्ट नहीं करेगा जिसके साथ अपराध घटा है, कि वो क्या नहीं कर सकता, वो अपने इनिशिएटिव से कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, ये तो बताने की थोड़ी जरूरत है भाई। अब उसके ऊपर अपराध घटा है तो वह ऑब्वियसली उसके पास राइट है, उसके पास लोकस स्टैंड है, भाई मेरी डिफेमेशन हुई है, मैं अपने ओन इनिशिएटिव से अपने प्रति कंप्लेंट कर सकता हूँ ना। तो यही कह रहा है 199 का सी, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन, इस सेक्शन का कुछ भी अधिकार को अफेक्ट नहीं करेगा उस पर्सन की, किसकी, अगेंस्ट whom the offence is alleged to have been committed, जिसके विरुद्ध डिफेमेशन का ऑफेंस घटा है, किसके विरुद्ध, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के विरुद्ध, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, टू मेक अ कंप्लेंट रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, ये वो कंप्लेंट मेक कर सकते हैं किसके सामने, डिफेमेशन की मैजिस्ट्रेट के सामने। हैविंग जुरिडिक्शन और पावर ऑफ सच मैजिस्ट्रेट टू कैरी कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अपॉन सच कंप्लेंट। तो अगर राष्ट्रपति साहब को, राज्यपाल साहब को और उसको उपराष्ट्रपति साहब को अगर डिफेमेशन की कंप्लेंट करनी पड़ेगी खुद से, अगर भाई पीपी नहीं करता है कोई भी, 6 महीने गुजर जाते हैं पीपी नहीं करता है कोई, तो 7वें 8वें महीने या फिर पहले दूसरे महीने में वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो सीधा फिर कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाएंगे, वो कंप्लेंट अपनी डिफेमेशन की लेके जाएंगे किसके पास, सीधा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, जिसकी जुडिशन है केस को कमिट करने की। फिर आगे देखा जाएगा कि भाई जो डिफेमेशन वाले अपराध है वो कमिट होते भी या नहीं होते, वो तो फिर फर्स्ट शेड्यूल में देखा जाता है, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास हुई खत्म, जिसमें आज हमने सेक्शन 184 से लेकर सेक्शन 199 तक बहुत अच्छे से समझे हैं डिटेल में हिंदी में, और यही प्री के सबसे मेन क्वेश्चंस हैं। आगे जो ट्रायल आएगी, कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल और ये मैजिस्ट्रेट की वारंट केस की ट्रायल और सम्मन केस की मैजिस्ट्रेट की ट्रायल, ये मेंस में लिखने के ज़्यादा आते हैं, प्री में लेकिन जो ये पहला क्रंच है ना कंप्लेंट केसेस तक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, ये बहुत आते हैं प्री में। कम से कम सीआरपीसी में जो राजस्थान में 6-7 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन तो इन्हीं पार्ट्स में से दिखेंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक में कम से कम 5 में से 4 क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए इन पे मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन करता हुआ चल रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। सो बाय बाय, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सी यू, थैंक यू, बाय बाय।